यस फ्रेंड्स, एफआर का मॉक टेस्ट भी हो गया। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले एफआर में पहले 7 डे एफआर चैलेंज कंप्लीट किया, फिर 7 डे एएफएम कंप्लीट किया, कंटिन्यू 15 डेज में पूरा एफआर एएफएम ख़त्म किया, फिर एएफएम का टेस्ट लिखा जो आपने सेल्फ चेक किया, और आज आपने एफआर का टेस्ट भी लिख दिया, जो कि हम सेल्फ चेक सिस्टम वाला ही फॉलो करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं जो फर्स्ट डे प्रॉमिस किए थे वो आज वापस बता देता हूँ। याद कर लीजिए, मैंने आपको बोला था कि 7 डेज में हम हर सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। ख़त्म हुआ। फिजिकल बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं कुछ, राइट? हुआ ख़त्म। और ख़त्म के साथ में हमने मॉक टेस्ट भी लिखा, और मॉक टेस्ट भी ऐसा लिखा है कि वी आर ऑल कॉन्फिडेंट, राइट? तो अब मॉक टेस्ट को चेक करना है फ्रेंड्स। क्या बोला? यस सर, मज़ा आ रहा है। अच्छा रहा पेपर, डिस्क्रिप्टिव भी बराबर, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, पेपर तो अच्छा ही आता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं पेपर में कभी दिमाग लगाते नहीं हूँ। ये भी मैंने कहीं ना कहीं से आईसीआई का उठा के आपको दिया है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो मनोज के एफआर आपके अंदर फिट कर दिया है। जो एनआई आपका आउटपुट देता जा रहा होगा, तो वो सिस्टम हमने फॉलो किया, बराबर है। तो उसके हिसाब से पेपर अच्छा रहा है। ईजी था, डिफ़िकल्ट था? क्या व्यू है? फिजिकल बच्चों का क्या व्यू है? आपका क्या व्यू है? कैसा रहा? इजी था ना? आप समझ के चलिए, एग्जाम में भी ऐसे ही आने वाला है। और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे हमारे किए हुए थे। हमने क्लास में भी किए हुए थे सेम क्वेश्चन। भाग्यश्री बता रही है इजी था सर, अच्छा था सर। रिंकी बोल रही है इट्स गुड सर, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अब इसको हमको सेल्फ चेक करना है, क्योंकि एएफएम के टाइम पर कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे एएफएम में नहीं थे, एफआर में नए हैं। तो एक बार मैं वापस आपको रिपीट करवा रहा हूँ, हाउ टू चेक योर सेल्फ योर पेपर। आपको कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, या इनडायरेक्टली बोले तो कैसे हमको इंडिपेंडेंट बनना है, राइट? माने हमको ये नहीं रखना है कि टेस्ट सीरीज के लिए हमको कहीं जाना पड़ रहा है। चेक करने के लिए कब आएगा उसमें देखा जाएगा। इवन फ्रेंड्स, कई टेस्ट सीरीज वाले मैंने ऐसे देखे हैं जो टेस्ट सीरीज तो निकाल देते हैं, लेकिन चेकिंग के लिए कोई बीकॉम बंदा या कोई ऐसा बंदा एरर वगैरह रख लेंगे, और उस वजह से क्या होता है, हमारा इवेल्युएशन वो कर रहा है जो उसके लायक भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो आप मानते हो कि सबसे बड़े लायक हम हैं खुद, बराबर? ये बात फैक्ट है कि नहीं? अपन सबसे बेस्ट हैं अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए। तो अब फ्रेंड्स, वो सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है, वो टेक्निक मैंने जो एफएम में आपको बताई थी, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, और उसको प्रॉपर अप्लाई करना है, बराबर? इवन मॉक टेस्ट में भी आपको मैंने बोला था, देखो मॉक टेस्ट खाली ऐसे नहीं दो, ठीक है आ गए हम देने के लिए दे देते हैं। यू शुड फील कि हम मेन एग्जाम देने गए। अगर लेट भी हुआ तो आपको ऐसा फील आना चाहिए, ओ माय गॉड मेन एग्जाम में लेट हो गया, मतलब हाथ पैर फूलने लग जाना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपको फील होना चाहिए, यार कैसे नहीं कर पा रहा हूं, या कोई कॉन्सेप्ट मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। माने आपको उतना ही फील होना चाहिए जैसे एग्जाम में। अगर यहां पर आप रिलैक्स हो तो मेरे को दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट टू क्या है? एग्जाम में भी ऐसे ही रहो। अतुल बाबू बोल रहे बोले सर एग्जाम में भी ऐसे रहना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अगर आपने ये मॉक टेस्ट लिखा है रिलैक्स होके, आपके हाथ पैर नहीं फूले, आपको ऐसा नहीं लगा ओ माय गॉड क्या होगा, लेट हो गए तो आपको नहीं लगा कि क्या दिक्कत है, लेट होगा तो क्या दिक्कत है, सिमिलर फीलिंग अगर आपने एग्जाम में रख ली, भाई मैं तो स्पेशल बोल रहा हूं, अगर ये फीलिंग एग्जाम में तूने रख ली, तेरे को कोई दुनिया की ताकत फेल नहीं कर सकती, चाहे वो एफआर का पेपर हो, चाहे वो ऑडिट का पेपर भी हो। कब फेल हो? ऑडिट से डर लगता है, लेकिन ऐसा माहौल बनाओ। समझ आ रहा है? यानी अगर तुमने जो जनरल माहौल अभी रखा, अगर आपके माइंड में ऐसा रहा कि सर हमने एक नोटल होकर दे दिया है, पेपर देखेंगे जैसा होगा, बस वैसा एग्जाम में भी रखो। अगर यहां पर आपके हाथ पैर फूले हैं, डेफिनेटली फूले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे आपको एग्जाम का माहौल सिंपल बनाना है, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ या कोई टेंशन नहीं हुई, बस मैं वैसा ही चाहता हूं फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम में आप ऐसे ही ले, बराबर मित्तल? ऐसा ही फील होना चाहिए, राइट? माने एग्जाम में जाके ये नहीं लगे कि डर लग रहा है, आपको रिलैक्स और कॉन्फिडेंस रहना है। और याद रखो, 7 डे एफआर चैलेंज में हमने जो किया था उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे एग्जाम ओरिएंटेड, बराबर? एग्जाम ओरिएंटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। तो इसके लिए 100% रिलैक्स हो जाओ, और ये समझ के चलना कि आप 100% रेडी हो, 100% एग्जाम के लिए रेडी हो। एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप आराम से कर सकते हो। ओके,
यस रोहित बाबू बराबर है, वेरी गुड। तो अब उसके हिसाब से चेक कैसे करना है, सेल्फ चेक कैसे करना है, सुन लीजिए। देखो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हम लोगों को आईसीआई के रूल फॉलो करने हैं। आईसीआई क्या रूल बताता है मार्क्स देने के लिए? सबसे पहले तो आईसीआई का इंटेंशन बहुत ही पॉजिटिव है। अपने माइंड से हटा दीजिए कि आईसीआई को फेल करने, नहीं, आईसीआई क्या करना है, पास करना है, सीए बनाना है। मोदी साहब ने सर पे डंडा लटका रखा है कि 36 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए मेरे को नेक्स्ट 20 ईयर में। तो इसके लिए सीए बनाना है, पॉजिटिव माइंड है। अब दूसरी बात, वो चेक क्या करता है? तो आपको याद होगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि व्हेनेवर यू राइट द पेपर, आप ये सोच के पेपर मत लिखिए कि एग्जामर हमको चेक कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामर हमको चेक कर रहा है, स्पेशली एफआर जो दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए मैं बोलूंगा कि हमको ये नहीं देखना है कि एग्जामिनर हमको चेक कर रहा है। मित्तल क्या देखना है पता है? हमको ये देखना है कि एग्जामिनर हमको चेक नहीं कर रहा, बल्कि एग्जामिनर को कुछ डाउट है। क्या डाउट है? इन क्वेश्चंस में डाउट है। इन क्वेश्चंस को वो चाहता है कि आप उसकी हेल्प कर दो, आप उसको उनका सॉल्यूशन कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन में उनके डाउट क्लियर हो जाए। तो आप अपने आप को एग्जामिनर ना, मतलब टीचर बना दो अपने आप को। और अपने आप को जब तुमने टीचर बना दिया तो क्या होगा, यू फील कॉन्फिडेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो टीचर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि स्टूडेंट ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं? किसी भी केस में आप कहीं स्पीच देने गए तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है? 99% केस में जो ज्यादा नॉलेज रखता है वो कॉन्फिडेंस रहता है, राइट? तो इसके लिए टीचर कॉन्फिडेंस होता है। तो एग्जाम लिखते टाइम पर आप रिलैक्स होकर तो लिखो ही, साथ में ऐसा मानो कि सपोज आपके सामने कोई जूनियर आ जाए, कभी कोई इंटर का बच्चा आ जाए, कोई बीकॉम का बच्चा आ जाए, आपसे कोई डाउट पूछे, तो क्या बोलोगे आप उसको कि सर ऐसे कर दो, इसका ऐसा सॉल्यूशन कर दो। तो ये क्या होगा, हमारा माइंड कॉन्फिडेंस होकर आंसर देगा। अगर हमको आता होगा तो पक्का आएगा ही, नहीं आता होगा ना तो भी हम आंसर कुछ ना कुछ तो बना देंगे। माने हम ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे कि हम आती हुई बोले यार पता नहीं यार क्या होगा यार, या हाथ पैर फूलने लग जाए, या फिर, क्योंकि वो कब होता है, जब हमारे सामने बड़ा आदमी आ जाए, माने हमसे टॉप में आ जाए, तो हो सकता है हम डर जाएं यार कैसे आंसर देंगे। तो एग्जामिनर को स्टूडेंट बना दो लिखते टाइम पर, उसको एकदम ऐसे प्यार से समझाओ। स्पेशली फ्रेंड्स, कई बच्चे मेरे को आए, जैसे फिजिकल बच्चों में काफी सारे बच्चे बोले सर एफआर में तो सर मैंने वहां पे भी दिया था, अच्छे मार्क्स आ गए थे, और अभी यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे को श्योर है। ऑडिट में बड़ा डर लगता है। अरे फ्रेंड देखो, ऑडिट के वैसे ऑलरेडी आपने नॉलेज ले रखी है, उसके हिसाब से पढ़ो, लेकिन ऑडिट में भी आप ये सोच के मत लिखो कि एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है, बल्कि क्या सोच के लिखो कि हम एग्जामिनर को सिखा रहे हैं, उसको कुछ डाउट है, उन डाउट्स का हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ना कि हमको वो चेक कर रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या बन जाना है, हमको बन जाना है, बोले सर टीचर बन जाना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, कौन बन गए हम लोग, टीचर। व्हेन वी राइट द पेपर, राइट पेपर के टाइम में क्या होना है, हम लोग टीचर है। अब टीचर बन के हमने पेपर लिख दिया है, ठीक है? अब हम चेक करने जा रहे हैं, तो अब हम बन जाएंगे स्टूडेंट। अब बोलोगे सर उल्टा कर रहे हो आप, पेपर लिखते टाइम में स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हमको टीचर बनना है। क्यों? क्योंकि रिलैक्स माइंड रहेगा, कॉन्फिडेंट माइंड रहेगा। अब चेक कौन करता है, एग्जामिनर करता है, लेकिन हमको क्या बन जाना है। अब आप अपने आप को स्टूडेंट बना के सोच के देखो, आपको कोई डाउट था, जो टीचर आया आपको सिखा के गया, जो आपने पेपर लिखा है ना वो सिखा के गया है वो। अब वो लिख के जो गया है, उससे क्या तुम्हारे इस क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं ना, आपको मीनिंग सेम निकल रहा है ना, मतलब तुम्हारा बहुत अच्छा आंसर लिखा है। और उसमें मैंने क्या दिखाया है, उसमें आपको मैंने 2 सिचुएशन बनाई है। सबसे पहले कैसा, आप अपना आंसर चेक करो। जैसे मैं आंसर सबके चेक कराने वाला हूँ, एमसीक्यू का बताऊंगा, ये वाला आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, आप चेक करना, ठीक है? तो एमसीक्यू में तो इमीडिएटली पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग है तो मार्क्स कट जाएगा, लेकिन रॉन्ग का रीजन पता चलना चाहिए। जो रॉन्ग रहेगा उनको हम सॉल्व करके देखेंगे भी क्या चेक कर रहा है, राइट? अगर कोई कंफ्यूजन है तो, वैसे कंफ्यूजन नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो राइट है 100% मार्क्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर राइट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें जो उसने CFS का मांगा है, इस पर उसने डिस्क्रिप्टिव टाइप का मांगा है, उसने बैलेंस शीट नहीं मांगी है,
तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन मांगा है उसके अंदर भी क्या करना है, आपको जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो जो वो उस क्वेश्चन में निकाल सकता है, वो सब निकाल दो। और फिर अगर वो आंसर तुम्हारे बराबर है, जैसे गुडविल बराबर आया या माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाला है वो बराबर आया, तो मतलब हम पूरे में से पूरे मार्क्स लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर करेक्ट आंसर है तो क्या करना है, फुल मार्क्स लेना है, सब्जेक्ट टू, हाँ सब्जेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारे रीजंस फॉर द आंसर। जैसे हम जो आंसर पे रीजन लिख रहे हैं कि कैलकुलेशन किया हमने, प्री पोस्ट का कैलकुलेशन किया, जो भी कैलकुलेशन किया, अगर वो बराबर है तो पूरी में से पूरी लेने। इसलिए मैंने बोला था कि आंसर करेक्ट होने के लिए मार्क्स अलॉटेड होते हैं 25%, 75% मार्क्स इज फॉर द आंसर लाई कैसे है, माने आपका आंसर मैच हो गया, लेकिन आंसर मैच होने के साथ में 75% मार्क्स लेके कैसे आए आंसर, उस पर डिपेंड करेगा। मैं बात कर रहा हूं एमसीक्यू के अलावा जो क्वेश्चंस। तो अब जो बचे हुए पार्ट है उसमें आप नोटिस करो, आपने जो वर्किंग नोट बनाई है वो बराबर है, आपने जो कैलकुलेशन किया वो बराबर है, अगर बराबर है पूरे में से पूरे मार्क्स ले। ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने लिया है करेक्ट वाला। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है, तो आंसर करेक्ट है तो क्या करना है, 25% मार्क्स, यानी कि सपोज वो 6 मार्क्स का है, हाँ, तो उसमें 1.5% मार्क्स तो हमको ले लेने हैं। बचा हुआ जो 75 है उसमें जो नोट लिखे हैं वो सबका आंसर देखना है, एक एक पॉइंट का आंसर देखना है। एक एक पॉइंट का आंसर आपको लगता है बराबर है, तो सपोज अगर 75% मार्क्स होता है 4.5 मार्क्स, उसमें उसने 2-3 चीजें पूछी हैं जो अंदर अंदर पूछी जाती हैं, तो आप क्या करिए, वो 2-3 चीजों में इसको इक्वल में बांट दीजिए 4.5 को, और उसके हिसाब से इक्वल मार्क्स ले लीजिए। अगर सारी चीजें बराबर है पूरे मार्क्स, क्योंकि भाई करेक्ट है। अगर कोई चीज रॉन्ग है प्रिपोर्शनेट मार्क्स कट कर दो। ये मैं बता रहा हूं जो बोर्ड ऑफ स्टडी इंस्ट्रक्शन देती है एग्जामिनर को, क्योंकि फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ स्टडी का बहुत, अभी आपको पता हो तो पहले तो क्या होता था, टीचर कोई भी चेक करता था, अभी चेकिंग सिस्टम बहुत स्पेशल है। अभी चेकिंग सिस्टम बनने के लिए पहले तुमको एग्जामिनर बनना पड़ता है, एग्जामिनर की ट्रेनिंग होती है, वो अटेंड करनी पड़ती है कंपलसरी, हालांकि उसके भी इंस्टीट्यूट पैसा देती है, तब जाके आपको एलिजिबिलिटी मिलती है पेपर चेक करने की। तो इसके लिए उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पहले आपको ये नहीं है कि आंसर बराबर हो गया तो पूरे में, हाँ पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, 99% तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आंसर बराबर तो स्टेप भी बराबर ही होंगे ना यार, बिना स्टेप के आंसर कैसे करेक्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी चेक करने का कि सर स्टेप बनाए कि कोई वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है, आपने नहीं बनाया मार्क्स कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ तो कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं मांगी है उसने, लेकिन अगर कंप्लीट बैलेंस शीट मांगी होती, आपको बता रहा हूँ, तो आपको बैलेंस शीट बना के बराबर से उसके नोट्स टू अकाउंट बना के देने पड़ते हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट है सब देना पड़ता है। अब नोट्स टू अकाउंट में अपन क्या कर सकते हैं, जिसमें वर्किंग नोट है उसका नोट्स टू अकाउंट बना दो, जिसमें नहीं है उसका अपन ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज वर्किंग नोट। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन नहीं दिखाई, डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा दिया, डायरेक्ट आंसर कर दिया, नहीं अलाउ कर। ठीक है, तो आंसर करेक्ट है, उसके साथ में जो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है वो भी सब आपको बना देने हैं। ठीक, श्याम बता रहा है अतुल बाबू को, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यस यस बिल्कुल सही बात है श्याम, आपको भी एग्जामिनेशन पक्का है बेटा, आप भी डरना छोड़ दो अभी, क्योंकि जो डरेगा वो ही प्रॉब्लम में आएगा। आपकी नॉलेज एकदम भर चुकी है, आप ये बता रहा हूं मैं, 7 डे एफआर चैलेंज जिसने भी अटेंड कर रखा है, 7 डे एफएम चैलेंज जिसने भी अटेंड कर रखा है, एफआर एफएम वो मास्टर हो चुका है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नॉलेज आपकी फुल हो चुकी है। अब तो खाली अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को एक ऐसा रिलैक्स हो, जैसे भी आपने अगर रिलैक्स होकर पेपर दिया है तो वैसे ही एग्जाम मेन एग्जाम भी देना रिलैक्स होकर, क्योंकि जो हमारा काम था हम बेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो नाउ फ्रेंड्स ये हो गया करेक्ट आंसर के लिए। अब सपोज रॉन्ग हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड केस में अगर रॉन्ग आंसर होता है तो क्या करना है। देखो फ्रेंड्स, अगर आंसर रॉन्ग है, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, तो मैं आपको बोल देता हूं आपको 0 मार्क्स देने। क्यों? क्योंकि देखो एग्जामर भी यही मानता है, आपको वो हराम के मार्क्स नहीं देने वाला है, लेकिन उसमें भी आपको ऐसी बाइफिकेशन करना पड़ेगा। क्या कि सपोज आपका मेन आंसर रॉन्ग है तो 25% मार्क्स तो पक्का 0 हो जाएंगे, क्योंकि आंसर रॉन्ग है तो 25% उसके अलॉटेड थे। अब 75% जो बचा हुआ है उसमें वापस तुम्हारे वर्किंग नोट आ जाते हैं, वापस तुम्हारे जो एक्सप्लेनेशन है वो आ जाता है कि किस टाइप से आपने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो वो जो 75% पार्ट का पार्ट है उसमें आप अपने आप को चेक करके देखिए कि आपका कोई वर्किंग नोट मैच हो रहा है, आपका कोई आंसर मैच हो रहा है, जो इंस्टीट्यूट ने 4-5 चीजें मांगी हैं क्या उसमें से कुछ मैच हो रहा है। जितना मैच होता जाए, जितना मैच होता जाए उसको आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए, जो भी पार्ट उसमें निकाले हैं, और उसके हिसाब से जैसे आपको करेक्ट आंसर में मार्क्स मिले थे वैसे इसमें भी मार्क्स मिल सकते।
इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कई ट्रू कॉपी दिखा दूंगा जिसमें उसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ सम रीजन उसने मिस्टेक कर दिया, लेकिन फिर भी उसको 14 में से 8 मार्क्स मिले हैं, 7 मार्क्स मिले हैं। ऐसा क्वेश्चन आई हैड सीन, ट्रू कॉपी देखी है मैंने, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई लेकिन फिर बच्चे को 14 में से 7 या 8 मार्क्स मिले। तो ये क्यों मिल पाए हैं? बिकॉज ऑफ वो बंदे ने जो नोट्स रिक्वायरमेंट थी, जो चीजें रिक्वायरमेंट थी वो बराबर किया, लेकिन एक जगह कहीं अटक गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ एक जीरो कम लगा दी, कुछ एक अमाउंट रॉन्ग लिख दिया, व्हाटएवर पॉसिबिलिटी, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। लेकिन बैलेंस शीट मैच नहीं मतलब एक नहीं कि बैलेंस शीट ही मैच होना ही करेक्ट आंसर होता है, नहीं भैया। करेक्ट आंसर डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस शीट मांगी ही नहीं है उसने, तो यहाँ बैलेंस शीट बनाओगे तुम। तो इसके लिए जो मेन आंसर है, उस मेन आंसर के अंदर आप देखिए कि अगर करेक्ट नहीं है तो 25% उसके काट देंगे, लेकिन बचे हुए 75% में वापस चेक करना है। अगर हमारा कोई भी स्टेप, कोई भी वर्ड टैली हो रहा है, मतलब उस पर मार्क्स मिलने हैं। एंड फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, इतना इंस्ट्रक्शन जो भी मैंने आपको दिया है उतना 90% टेस्ट सीरीज वालों को नहीं दिया जाता। मैं टेस्ट सीरीज के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं बोल देता हूं गलती से अगर कोई टेस्ट सीरीज वाला देख ले भाई मेरे को क्षमा करना। मेरा पर्पज जो है, मेरा क्या बोलना है कि आप लोगों को जो सेल्फ टेस्ट चेक करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो सिस्टम आप फॉलो करके देखो, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आप कितने पालेंगे। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। एक बार सब लोग रिपीट करेंगे बराबर, मार्किंग कैसे देनी है, क्योंकि देखो हम अभी खुद एग्जामर बन रहे हैं, राइट। और एग्जामर के लिए हमको क्या सोचना है, स्टूडेंट के जैसे। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि क्वेश्चन का आंसर जो है थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो। अभी मैं एफआर की बात करें इसलिए प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्योंकि एफआर में भी थ्योरी पढ़ आएगा, कुछ इंडस्ट्री का आंसर थोड़ी रखने को आएगा। तो वहां पर क्या करना है, अपने आप को पहले ये देखना है कि मैं एज ए स्टूडेंट समझ पाया कि नहीं। बोलो सबसे पहले क्या सोचना है, एज ए स्टूडेंट। तो एज ए स्टूडेंट मेरे को किसी ने डाउट पूछा है तो मैं उसको समझा पाया, मतलब उसने मेरे को जो समझाया उससे मैं अपने आप को क्लियर कर पाया, मेरे डाउट क्लियर हो गए, यस, मतलब आंसर करेक्ट है। अब आंसर करेक्ट है, उसके बाद में 2 हिस्से बनाने हैं। क्या हिस्से बनाने हैं कि करेक्ट आंसर का 25% तो बराबर हो गया। अब डिस्क्रिप्शन उसने समझाने के लिए टेक्निक क्या फॉलो की, आपको कितना सिंपल वे में समझाया, सिंपल वे में समझाया। मेरे को मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं चाहिए, सिंपल वे में समझाना चाहिए। मॉड्यूल की लैंग्वेज कैसी चाहिए, 10 to 20%। बाकी सिंपल वे में समझाया कि नहीं, और मॉड्यूल की लैंग्वेज के साथ में हर चीज का ब्रेक नोट बनाया कि नहीं। हर चीज को फ्रेंड्स आप सोच नहीं सकते हो, आप अगर कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर रहे हो वो भी आप दिखाते हो, देखो ऐसे लेके आया मैं, एक्सेप्टेबल, वो आपको मार्क उस पर अच्छा देता है उल्टी। समझ आ रहा है? तो ऐसा करके करेक्ट आ गया, अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो। दूसरा स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं रहा, उसको आंसर समझ नहीं आया, मतलब वो नाराज रहा कि भाई नहीं समझ आया मेरे को, तो उस केस में क्या करना है, 25% तो जीरो हो गया। अब बचे हुआ 75% मोस्टली वो भी जीरो होता है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं उस 25% में जो पार्ट आपके करेक्ट रहेंगे यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। पार्ट कितने हैं बांट लीजिए, 75% मार्क्स को उस पार्ट से डिवाइड दे दीजिए, इक्वल मार्क्स के हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, उतने डिडक्ट कर लीजिए। माने करेक्ट है उनको आप अपने में ऐड कर लीजिए, डिडक्ट रॉन्ग है उसको आप अपने को मत लीजिए। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द सिस्टम फॉर पेपर चेकिंग। अब हम फटाफट चेक करेंगे और सब लोग चेक करके मेरे को मार्क्स बताएंगे, सर इतने मार्क्स मिले हैं, इतने मार्क्स मिले। ठीक है, ऑनलाइन बच्चा पार्टी भी सब यस सर, बोले फिजिकल बच्चे तो यस सर, ऑनलाइन बच्चा पार्टी भी यस सर। चलो तो पहले अपन ले लेते हैं कैश सिनेरियो, राइट। तो पहला ही क्वेश्चन फ्रेंड्स किस चीज का आया है, बोले सर कैश फ्लो का आया है, इंड एस 7 का आया है। यस और नो? यस सर। बोले सर आपने एकदम जो वर्ड टू वर्ड बोले थे ना, क्योंकि अब देखो लोगों को कैसा लगता है कि कैश फ्लो को मतलब ऐसे बता दो। अपन ने क्या सिस्टम किया था कि भाई बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों को 3 हिस्से में हमारी ओपनिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस एक्टिविटी को बांटा था, वो याद है कि नहीं? यस सर। 3 हिस्से में बांटा था। बैलेंस शीट में ओपनिंग में कौन सा जाता है, बोलो फटाफट? जो बिजनेस ऑर्डिनरी रिलेटेड प्रॉफिट आता है, प्लस उसके वजह से जो असेट्स लायबिलिटीज खड़े होते हैं, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, बराबर। एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो लास्ट में ऐड होता है ओपनिंग, तो क्लोजिंग अपने आप हमारा आंसर आता है। लेकिन ऐसे ही सोच के करना है जैसे कि ये कैश अकाउंट है। वाह, रोहित ने एकदम बराबर वर्ड बोला है। ऐसे ही सोचना जैसे कि ये कैश अकाउंट है। ओके, तो फ्रेंड्स जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो अपन अदर इक्विटी के अंदर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, अदर रिजर्व निकालते हैं, वो पार्ट कहां लिया जाएगा, ऑपरेटिंग। इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड सारी चीजें इन्वेस्टिंग,
उसके अंदर क्या क्या आएगा, पीपी आएगा, बराबर, इन्वेस्टमेंट सारे आएगा, उनसे रिलेटेड जो भी आइटम कैश रिसीव कैश पेमेंट होगा वो सब उधर जाता है। एंड थर्ड बैलेंस शीट का पार्ट था जो बचा हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल। इक्विटी पूरा नहीं बेटा, शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी के अंदर जो अदर इक्विटी है वो तुम्हारा ऑपरेटिंग में चला गया है, जो कैश नेचर वाली चीज है। तो नहीं कैश तो पूरी भी आएगा, लेकिन अभी हमको फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड इक्विटी, दैट इज इक्विटी में शेयर कैपिटल, बराबर, वो फाइनेंसिंग में ले जाना है। ये हमने सीखा था। अब उसको उन्होंने घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन दिया है, अब इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन, मैं फटाफट सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले का फ्रेंड्स आंसर है डी। ठीक है, सेकंड का है ए, टिक कर लीजिए फटाफट और मार्क्स बता देना मेरे को। फिर थर्ड का है सी, फोर का है बी, 5 का है ए। फिर नेक्स्ट केस स्टडी में जाते हैं। 6 का है डी, 7 का है डी, 8 का है ए, 2,20,60,500। 9 का है बी, 10 का है सी, 11 का है बी, 12 का है ए, 13 का है बी, 14 का है ए एंड 15 का है बी। ओके फ्रेंड्स, तो चेक करिए फटाफट, बताइए कितने लोगों का कितने एमसीक्यू करेक्ट आ गए हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 10 तो करेक्ट होनी चाहिए। ये देखो, अतुल बाबू को बोले सर 24 मार्क्स, 28, अंश के 28, एक ही रॉन्ग हुआ है खाली। अप्रिशिएट कर रहे हैं अंश को, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखिए भाई, यस श्याम के 12 करेक्ट है कि 12 मार्क्स है बेटा? हाँ 12 करेक्ट है, ओके ओके ओके, वेरी गुड श्याम, गुड बेटा गुड। बट आपके ऑलमोस्ट सभी करेक्ट हो सकते हैं, बस अपने एनआई को जो मैंने आपको सिखाया था, नेचुरल इंटेलिजेंसी को बराबर से यूज करो, और नॉलेज आपके अंदर भर चुकी है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, नॉलेज पूरी भर चुकी है, बस खाली अपनी नेचुरल इंटेलिजेंसी को इफेक्टिव में लाना है, रिवीजन टेक्निक बराबर फॉलो करना है। और रिवीजन टेक्निक मैंने वीडियो में डाला हुआ है, आपको देखा हो तो, राइट, हाउ टू रिवाइज एंटायर FR इन 1.5 डे, राइट। तो आप टेक्निक को अप्लाई करके ऐसे रिवीजन करिए, बराबर। यस, रिंकी के 12 करेक्ट, वेरी नाइस बेटा, गुड। श्याम के भी 12, 24 मार्क्स हो गए, बराबर, वेरी गुड बेटा। सब लोग चेक कर लीजिए, आई होप 101% बराबर आया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव पे। पहला ही क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसा नॉर्मली होता है CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन का वही मिला है, राइट। तो यहाँ पर उसने पहले अपन को मेजर पार्ट में उसने कैलकुलेशन करने में, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह बना के नहीं दिया, लेकिन 14 मार्क्स दिए हैं, ये नोटिस मत करना, भूल जाना, ठीक है। तो 14 मार्क्स दिए तो 14 मार्क्स बराबर देना भी पड़ेगा। तो मेजर पार्ट इसमें है फ्रेंड्स PC, बराबर है। तो PC का कैलकुलेशन आप लोगों ने डेफिनेटली किया होगा फ्रेंड्स, और PC का अमाउंट आ रहा है एज पर दिस 79 लाख, एज पर सजेस्टेड आंसर, जो कि ICI के हिसाब से है। और उसमें जो 2 लाख का पेमेंट किया है, उसके लिए आप एजेंशन लगा सकते हो कि वो 2 लाख का हम PL में भी चार्ज कर सकते हैं, और हम चाहें तो PC का पार्ट भी बना सकते हैं। जो 2 लाख अपने एक्स्ट्रा दिया है, हाँ वो PL का पार्ट ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने गलती से उसको PC का पार्ट ही बना दिया है, नोट लगा दे कि हमने PC का पार्ट माना है, क्योंकि ऐसा बोलते थे हाँ कि अपने वो शेयर होल्डर को दिया, लेकिन वो शेयर होल्डर लोगों ने बोला कि ठीक है सर इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। 90% केस में आपको PC का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन किसी ने बना दिया और नोट लगा दिया तो अलाउ करेंगे। जो एक्स्ट्रा 2 लाख का खर्चा किया उसकी बात कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो 79 लाख PC अमाउंट आ रहा है, हाँ वो चलेगा,
क्योंकि आज फिलहाल अपन को जो देना है सामने वाले के लिए, यस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कैलकुलेशन तो 65% के लिए करना ना, वो तो पहले से पड़ा है हमारे पास। वो पीसी काम आएगा गुडविल निकालने के लिए। वहाँ लिया है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमको सामने वाले को 65%, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट होल्डिंग का केस है और सब्सिक्वेंट होल्डिंग में हम पहली बार कंट्रोल लेके आ रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो ये जो 79 लाख आया वो कितने परसेंट के लिए आया है? 79 आया 95%। नहीं, ये 79 लाख 95% के लिए आया, और मेरा 59 लाख आया 65%। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये 59 लाख आप मानिए जो 65 लाख के लिए जो पीसी की तरह हमको यूज करना है, और बाकी का 79 लाख उसमें अलग से एग्जिस्टिंग होल्डिंग का लगा दिया। हेलो, आजकल ब्लॉक नहीं आ रहा है, अपने आप ब्लॉक आते थे पहले स्पैम करके, अभी नहीं आ रहे, आज बंद हो गया स्पैम। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, तो आपको क्या करना है, 95% का वैल्यू इतना है, लेकिन अगर अपन को पीसी देने के हिसाब से निकालना हो तो उसमें से वो जो फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था वो माइनस कर देंगे, तो वो कितना निकलता है, फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद 59 लाख, बराबर। तो 59 लाख हमको पीसी सामने वाले को पे करना है, ठीक है, टू एक्वायर द 65%। ठीक है, कंटीजेंट कंसिडरेशन 2 लाख का लिया है ना, जब भी तो 79 लाख है। कंटीजेंट कंसिडरेशन लेना पड़ता है। हाँ वही सर। नहीं लेकिन वो नॉट प्रोबेबल लिखा हुआ है, 59 नहीं 60 क्या है वो, नॉट प्रोबेबल लिखा हुआ है। अगर नॉट प्रोबेबल है तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन फेयर वैल्यू उसका लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू लिखने का लिखा है नॉट प्रोबेबल है। एक मिनट, हाँ कौन सा वाला है, ये रहा सेकंड पॉइंट, एक बार अपन रीड कर रहे हैं। पी लिमिटेड एग्री टू पे एडिशनल कंसिडरेशन 4 लाख इफ द cumulative profit of S Limited exceed 40 lakh over the next 2 years, बराबर। At the acquisition date, it is not considered probable to that extra consideration will be paid, नहीं है probable, ठीक है। The fair value of contingent consideration determined to be 2 lakh at the acquisition date, तो बेटा अपन को लेना पड़ेगा 2 लाख, वैल्यू दिया हुआ है तो देना पड़ेगा। सर प्रोबेबल नहीं है, probable नहीं है इसलिए 4 लाख नहीं ले रहे ना। एक्चुअल में क्या है, फेयर वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, अपन को देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी बहस चल रही है कि सर हम आपको 4 लाख एक्स्ट्रा देंगे, हमको 40 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, तो अब बहस कब तक चलेगी, कुछ कंक्लूजन तो करना है ना। आज हमारी एक पुरानी बिल्डिंग है जहाँ मैंने सबसे पहला फ्लैट लिया था, वो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि चल रहा था कि 2010 में डेवलपमेंट होने वाला है उसका, उतनी पुरानी बिल्डिंग थी वो। अब क्यों नहीं पता है, इसके वजह से कि वो चल रहा है बस, हाँ ऐसा कर दो ये कर दो, अरे कुछ कंक्लूड तो करो। तो ये क्या चल रहा है, ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, नहीं लग रहा है सर 40 लाख का प्रॉफिट हो पाएगा। अरे भाई ठीक है, अब करें क्या ये तो बता, तो उसने लास्ट में लिख दिया कि सर इतना है, मतलब वो फेयर वैल्यू वी शुड कंसीडर, क्योंकि वो फेयर वैल्यू होने के बाद ही हमारा, और पीसी का मतलब मैंने आपको सिखाया कि एनीथिंग गिवन टू द शेयर होल्डर प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट, ऐसे कहीं कर हमको कुछ भी, लेकिन सब्जेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं पहले भी कुछ कंडीशन दे रखा है तो उसका फेयर वैल्यू आज हम ऐड कर लेंगे, अगर उन्हीं शेयर होल्डर को दिया है 65% वालों के लिए, तो बराबर है। तो वो 2 लाख हमको लेना चाहिए, और इसने भी लिया है कंटीजेंट कंसिडरेशन एट फेयर वैल्यू 2 लाख रुपए, 60 बनाएगा फ्रेंड्स, 61 लाख आएगा। तो 61 लाख पीसी फॉर एक्वायरिंग ऑफ 65% एडिशनल स्टेक खरीदने के लिए, जिसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। और आपको याद होगा सितंबर 25 के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन था, याद है, सितंबर 25 का क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, उसमें पहले 15% ले रखा था और फिर उसने और लिया, और वो एक्स्ट्रा लेने के लिए क्या क्या दिया उसने कैलकुलेशन यहाँ पे दिया था। तो आप सोच सकते हो कि सितंबर 25 का जो क्वेश्चन था उससे ये बहुत हद तक हल्का है, लेकिन कैलकुलेशन है, जो अपने वहाँ कैलकुलेशन की थी वैसी कैलकुलेशन यहाँ पे भी है सितंबर 25 के जैसे, ठीक है। तो 21 लाख इज द पीसी फॉर, सॉरी 61 लाख इज द पीसी फॉर एडिशनल एक्वायर 65%, दिस इज फाइनल। रोहित 79 ओवरऑल बराबर है, लेकिन 79 में से देना नहीं है अपन को, और पहले जो पे किया वो उसका फेयर वैल्यू 18 है, उसका फेयर वैल्यू दोनों 18 79 है, और और को उधर बाइफरकेशन करना पड़ेगा, बराबर है। और एनसीआई मेजर रेट फेयर वैल्यू था कि डब्ल्यूडीवी था, फेयर वैल्यू था, परफेक्ट, ओके। तो वो भी लेना पड़ेगा। तो गुडविल निकल रहा है फ्रेंड 39 लाख का, यस सर, गुडविल आ रहा है 39 लाख।
क्यों? देखो जो अपने श्योर वाले मार्क्स है बेटा उनमें क्यों अपन को गड़बड़ करने का। और साथ में एक क्वेश्चन देखो वो उसमें लिखा है, मैंने आपको क्या बोला, वो मिच चल रही है, उस चक्कर में रिजल्ट अभी तक हुआ नहीं है। तो ये क्या है, ये सिचुएशन है। ओके फ्रेंड्स, तो गुडविल आ जाता है 39 लाख का। हमारा कितना है गुडविल? 2 लाख से कम आया, 37 लाख आया। वो 2 लाख लेना है और उसने लिखा भी है क्लियर, वो प्रोबेबल नहीं है, लेकिन उसके आगे उसने क्या कंक्लूजन कर दिया, दैट इज द मैटर बेटा। क्योंकि हमारे लिए वो नहीं बोल रहा हूँ कि हमको लेना ही चाहिए, अगर उसमें आगे लिखा होता प्रोबेबल नहीं है इसलिए इसकी फेयर वैल्यू 0 है, या वहां तक ही उसने स्टॉप कर दिया होता। कहाँ पे कि प्रोबेबल नहीं, वहीं पे हाँ प्रोबेबल नहीं, और वहां पे उसने कहाँ गया क्वेश्चन, ये यहाँ पे उसने रोक दिया होता बस, इट इज नॉट प्रोबेबल, और यहाँ पे खत्म कर दिया होता। लेकिन उसने लिख दिया है कि इसका मतलब क्या हो गया कि वो डिस्कशन जो भी हो रहा था भाई मिच सब चलिए, लेकिन फाइनल सर 2 लाख देंगे बस। अब वो होगा नहीं होगा वो जाने दो, क्योंकि फिर फ्यूचर कैसे देखा है। आज बताओ 40 लाख का प्रॉफिट होगा कि नहीं, एक साल हम कहाँ जाएंगे देखने के लिए। तो उसमें मिच होके फाइनल करके हमारा आंसर 39 लाख का गुडविल हो जाता है। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स काफी सारे लोग बोल रहे थे सर इसमें जनरल एंट्री पास करो, ये करो। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको अपने आप को टीचर बना के करना है। ये स्टूडेंट को डाउट थे, आप उसको जितना थ्योरी लिख के समझा सकते हो। देखो सर ऐसा करो, इतना वैल्यू लेना चाहिए, 2 लाख के ऊपर आप लिख दो एक नोट कि 2 लाख क्यों लेना चाहिए, ये आप नोट बनाओ। आपको एक्स्ट्रा में कुछ लिखना है तो आप उसको एक पीसी का डेफिनेशन दे दीजिए कि पीसी ये होता है बेटा, इसलिए पीसी निकालना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा में लिखना है तो फेयर वैल्यू पे जब एनसीआई लिया जाता है तो अपन क्या रूल बनाते थे, वो अपन जो 20% अलग लिखते थे, आपको याद होगा, मैं आपको लिखवाता था जब भी जो अलग आया तो उसमें कैसे करने का है, तो वो 20% रूल के ऊपर लिख दो। मतलब यू शुड राइट समथिंग सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। क्योंकि हाँ उसने क्वेश्चन में लिखा नहीं है मेरे को जनरल एंट्री पास करके दो, मेरे को बैलेंस शीट बना के दो, मेरे को एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना के दो, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने जनरल एंट्री पास कर दिए हैं, किसी ने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है तो भी अलाउ है, उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन मार्क्स मिलेंगे कि नहीं वो कोई श्योर नहीं। बट आपके 2 आंसर बराबर हैं, पीसी एंड गुडविल, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया, मतलब वो 25% मार्क्स पक्के हो गए। अब बाकी के जो मार्क्स है वो वर्किंग नोट पे आपने कितना बनाया है, हाँ आपने वो स्टेप 1 में एनालिसिस प्री पोस्ट का किया है कि नहीं किया है, जरूरत नहीं पड़ी इसमें। डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, ओके बराबर। नॉर्मली केस में ऐसा ही होता है, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन और सीएफएस साथ में आता है तो उस केस में वो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही सब कुछ मंगवाता है, बराबर। सितंबर 25 के क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, बराबर। तो परफेक्ट हो गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ किया है, ऐड किया है। हाँ एडवर्ड किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, तो ये मान के चलना आपको 25% मार्क्स तो पक्के हो गए 14 मार्क्स के, प्लस उसको एटलीस्ट इसमें 5 ब्रेक नोट बना के देने चाहिए थे, एटलीस्ट। और 5 ब्रेक नोट के हिसाब से आपका एक जो कैलकुलेशन किया उसको 2 ब्रेक नोट बना लिया है, एक आपने जनरल पास कर दिया उसको बना दो, तो आउट ऑफ 5 आपने 3 ब्रेक नोट बना दिए, तो उसके हिसाब से बचे हुए 75% का 3/5 परफेक्ट। अब आपके ब्रेक नोट सब बराबर रहेंगे तो उसमें आपको 25% मार्क्स कम कटेंगे, लेकिन बाकी की सब जगह आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ 10.5 समथिंग कुछ हो रहा है ना, 6.3 क्यों 6.3 प्लस 25%, हाँ तो मिल गया तेरे को। हाँ करेक्ट आंसर का 25% तो मिल ही जाएगा, प्लस एक्सप्लेनेशन का 5 का देखो 60% मार्क्स मिलेगा, 11 मार्क्स हुआ। ठीक है, ठीक है। जो भी मार्क्स मिल गया है सब लोग मार्क्स ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स फटाफट। ऑनलाइन बच्चा पार्टी, हाँ तेरे को कितना देना, तेरा आंसर 25 का तो वो कट गया आंसर की वजह से, राइट। अब बाकी के एक्सप्लेनेशन में तेरा 2 लाख को छोड़ के बाकी सब बराबर है, यानी कि आउट ऑफ 5 वर्किंग नोट 4 वर्किंग नोट बराबर है तुम्हारे, तो बचे हुए 25% का 80% ले लो, कितना होता है। टोटल क्यों नहीं लगाया, अंदर तो भाई तू ऐसे ऑडिट पढ़ता रहेगा और एफआर में रिवीजन नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात ये होने वाला है। अरे एफआर को भी इज्जत दो यार, वो भी बेचारा इतना थोड़ी है कि मतलब हलवा बना दिया आपको 7 डेज में तो आप उसको बिल्कुल छोड़ ही दोगे, हैं थोड़ा इज्जत तो दो उसको, ऐसा नहीं है। और देखो आज इज्जत मतलब मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक फ्रेंड्स, मेरे को मेरे जो सबसे बड़े गुरु थे सीए भावेश भट्ट साहब, जिनके अंडर में मैंने आर्टिकलशिप किया है, जिनसे मैं सीखा हूँ, सुख सागर के चीफ, उन्होंने मेरे को हमेशा एक गुरु मंत्र सिखाया कि बेटा कितना भी तेरे को अच्छे से आता हो बट फिर भी जब भी आप लेक्चर के लिए जाओ थोड़ी प्रिपरेशन करके जाओ। अब प्रिपरेशन मतलब क्या होता है,
थोड़ा अपने माइंड को रिवाइज करके जाओ, कुछ नोट्स हैं तो गो थ्रू करके जाओ, डोंट गो डायरेक्टली आता है, हाँ भाई आता है तेरे को, कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी ऐसी मिस्टेक आपने कर दी, कुछ ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, एक फेयर वैल्यू लेना चाहिए, वो अपने डिस्कशन खूब अच्छे से किया था, क्योंकि ये मिचमिच हो रही है, एंड में मिचमिच होकर फाइनल क्या रिजल्ट आया सर, हम वो बताओ, तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेंगे, मतलब जो भी डिसीजन होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, गो अहेड, थोड़ा जल्दी लंबा हो गया ये, फटाफट जागेंगे, आधे घंटे का प्लान था हमारा। नाउ क्वेश्चन 2A, 2A में हाँ नहीं होगा ना, मार्क्स क्यों नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा। अब इसमें तेरे को तूने वो कुछ गलत किया है, गलत नहीं, खाली टोटल बाकी आंसर थे हमारा तेरा, बाकी अगर टोटल लगाएगा तो आंसर तेरा 39 लेकर गुडविल आते हैं, और 39 ले गुडविल नहीं लिखा तूने, टोटल मेन आंसर नहीं लिखा है, बाकी सब वर्किंग की हुई है। क्यों, लिखने में क्या दिक्कत थी, लिखना तो 101% चाहिए था, बट एनी भी आंसर का देखो 25% नहीं मिलेगा, और बची हुए का जो है फुल में से फुल मिलेगा, क्योंकि बची हुई तेरी स्टेप में कोई रॉन्ग नहीं है, 2 लाख भी लिखे ना तूने, हाँ तो बस कितना मार्क्स हो जाएगा देख बेटा, कैलकुलेट कर जरा, 10 डाल दे, क्योंकि कैलकुलेशन में एंड में जो आंसर है वो तो निकले, और पीसी निकाला है, पीसी अमाउंट 79 सब निकाला, लिखा नहीं उसने, पीसी का टोटल नहीं लिखा ना, हाँ बस तो बस उतने मार्क्स तेरे कट जाएंगे। 2 में क्या मांगा है भाई उसने, रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके हिसाब से कैश आउटफ्लो लास्ट में 0 हो जाएगा, बराबर ना, जो अपन ये बनाते हैं कैश फ्लो टेबल में, हाँ, इंटरेस्ट सर्व करूंगा, लास्ट में प्रिंसिपल, जो स्टेप 2 बनाते हैं, राइट, लोन रिपेमेंट शेड्यूल, तो उसके अंदर हमारी अमाउंट 0 हो जाएगी, और उसमें अमाउंट जो आ रहा है वो हर एक का आ रहा है, पहले अमाउंट इफेक्टिव इंटरेस्ट हो रहा है 421, फर्स्ट ईयर में 421 या 422, हाँ 421.99 एग्जैक्टली लिखा है, सही आंसर ने 421.99 ही लिखा है, परफेक्ट, और कैश आउटफ्लो है 400 का, बराबर 422 लिखा तो भी चलेगा भाई, तू ऐसे टेंशन क्या को लेता है, रोहित ऐसे एक्शन देता है जैसे कि भाई इसने पूरा मतलब 1 पैसा कम लिख के इसने तो अपना गुनाह कर दिया है, टेंशन नहीं लेने का। तो 400 पे किया तो 22 रुपीज़ हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, लाइब्रेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि अपना इंटरेस्ट देना चाहिए था 422 का, 421.99, और 40 ये मैंने भरा है, तो 22 से लाइब्रेरी बढ़ जाएगी, बराबर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आप बोल सकते हो 4922 या 21 हाँ, ये अमाउंट हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूँ लोन रीपेमेंट शेड्यूल का, ठीक है। फिर उसके बाद में 4945 आ रहा है, उसके बाद में 4971 आ रहा है, और लास्ट में हमने पूरा पेमेंट कर दिया, क्योंकि लोन का पेमेंट करना पड़ता है भैया, तो हमने 5400 का पूरा पेमेंट करके 0 बना दिया है। तो लास्ट में इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर बचता है, मैं आपको पता होगा इंस्टॉलमेंट 400 रुपये खाली, हाँ सब में 400, लेकिन लास्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं है कि अपन को कन्वर्टेबल डिवेंचर देना है, ऐसा कुछ है, हाँ यहाँ पे कोई शेयर में नहीं देना, लास्ट में पैसा देना है। इस क्वेश्चन में झोल ही नहीं है कुछ, झोल खाली वो ट्रांजेक्शन प्राइस की वजह से आया है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से आई थिंक। अरे भाई लोन का तू बेजा मान ले आए क्या, लोन का रिपेमेंट नहीं करेगा, लंदन भाग जाएगा 5000 रुपये लेके, तो सर 5000 रुपये में टिकट भी नहीं मिलेगा, 5000 करोड़ हो तो समझ में आएगा, राइट। तो इन शॉर्ट लास्ट में हमको रीपे करना है, परफेक्ट। तो उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा लास्ट में 0 अमाउंट, लास्ट का पेमेंट लोन 5400 का आएगा, और याद रखो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सम है, लेकिन ये वो वाला सम है टाइम पास पर, आपको याद होगा। लेकिन इसके अंदर ना पूरा नहीं बनाया, क्वेश्चन में किया सेकंड ईयर पे वो हो गया, आपने पूरा नहीं बनाया है, रिपेमेंट शेड्यूल मैंने वहीं तक बनाया। तो यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, मैं लास्ट टाइम ही बोला था, बोले सर हमको अभी क्वेश्चन देख के तो पता चल रहा है कि लास्ट ईयर का हमको सेकंड ईयर में प्रॉब्लम होने वाला है। आपको अगर क्वेश्चन में मांगा है उसने कि प्रिपेयर द लोन रिपेमेंट शेड्यूल, तो बना के देना है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो भले आप 2 साल तक बना के छोड़ दो, क्वेश्चन पढ़ के देख लो एक बार। एनालाइज वेदर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लोन टर्म कंसिडरेशन एग्जीक्यूशन ऑन द ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज और नॉट, हाँ ये तो नहीं मांगा है। द इनिशियल पेड द बैंक फीस 50, ये इनिशियल पेमेंट के चक्कर में ये चक्कर हुआ है, 50 के चक्कर में चक्कर हुआ है ना, नहीं तो चक्कर होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई झोल तो है ही नहीं कि कम रेट में दे दिया ज़्यादा रेट में दे दिया, ऐसा चक्कर तो इधर बने, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वही प्रॉब्लम आता है, हमने सीखा था तो पहले वही तकलीफ आती है कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स अगर इसमें नहीं मांगा है तो आप 2 साल का बना दो तो भी चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन में नहीं मांगा है तो चलेगा, सोल्यूशन में दिया है सजेशन आंसर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस करना है कि नहीं करना है, भाई मॉडिफिकेशन करने से फायदा क्या हो रहा है, निकाला कुछ, डज नॉट डिसकंस्टिट्यूट
देयरफॉर द मॉडिफिकेशन वुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर द एक्सटेंडेंस ऑफ द ओरेंज। परफेक्ट, करेक्ट आंसर है नहीं करना चाहिए मॉडिफिकेशन। तो आंसर 25% उधर ही हो जाएगा, ठीक है। 25% हो गया, बाकी बटनों बराबर है तो पूरी में से पूरी मार्क्स दे दो फटाफट, पूरी में से पूरी मार्क्स ले लो, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, इसमें सबका करेक्ट है बराबर। लास्ट में तेरे को पेमेंट नहीं करना था बेटा, चलेगा लास्ट तक। हाँ, अपन को 2 साल के ही बनाएंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट टेबल बना के फिर कंक्लूजन नहीं किया आगे क्वेश्चन ही नहीं किया वो, मतलब तो इससे सीखती ना, ये सब एनआई काम करता है। ये एकदम टाइम पास वाला क्वेश्चन में कवर किया था हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बनाए थे, आपको याद हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हाँ, जिसके अंदर एक ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो कितना करना चाहिए आपके हिसाब से, जितना आपका करेक्ट है। जैसे आंसर नहीं निकाला है 25% मार्क्स तो कट ही गए। फिर इनसे पूछो कितनी स्टेप बनाई बेटा इसमें बनने। पहले कैश फ्लो टेबल बनाई, उसकी प्रेजेंट 3 स्टेप हो गई। फिर मॉडिफिकेशन जब हुआ ना, मॉडिफिकेशन का वापस से कैश फ्लो निकाला, 4, फिर उसका रीपेमेंट, उसका मतलब फेयर, उसका फेयर वैल्यू निकाला आपने, वो जो प्रेजेंट वैल्यू उसको कंपेयर किया, उसका कंपेयर किया तो 5, वो सब्सटेंशियल नहीं है। हाँ, फिर कंक्लूजन निकाल दिया। तो 5 स्टेप है तेरा, 2 स्टेप आ गया है। स्टेप कितना बनाया तूने? परसेंट या ओ 10% से ज्यादा होता है तो फिर एक्सटेंशन। तो फिर ये कितना हो गया बेटा? 7.5 को 5 से डिवाइड दे दो और आपकी कितनी स्टेप उतना उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, नाउ आते हैं फ्रेंड्स बी के अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ श्याम लिमिटेड कितना मंथ आती है भाई ऑपरेटिंग साइकिल? 15 आ रही है, एकदम बराबर है। ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ की आ रही है, 15 मंथ, परफेक्ट। फिर सेकेंड पार्ट में क्या मांगा है? यस द कंपनी डिसाइड द प्रेजेंटिंग द ट्रेड रिसीवेबल। क्या है इसमें 5 आंसर, क्या है 4-5 आंसर है अलग अलग? 4 अलग अलग आंसर है। हाँ, तो सेकंड में यहाँ पे 15 डेज आ गया, 15 मंथ आ गया, लिख देता हूँ 15 मंथ आ गया। और ये जो है वो यस आ रहा है, करना चाहिए। फिर पहला वाला नॉट करेक्ट है ना, पहला वाला, हाँ पहले वाला नोट करें, मतलब 15 मंथ वो आ गया, वो अपने कॉमन लिख दिया। हैंस इट इज विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट, देयरफॉर मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉन करेंट, देयरफॉर मैनेजमेंट डिसीजन इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल बराबर है, इसमें नॉट करेक्ट है, इसका 1 मार्क मिल जाएगा। इनकरेक्ट, ठीक है। अभी इसमें 4 है तो चारों को 1-1 मार्क। हाँ, 4 मार्क्स तो 1-1 मार्क्स अलॉट कर दें। स्टार्टिंग में 15 के लिए पहले 1 बना मार्क्स होना चाहिए, फिर तो बच्चे हुए को 3 मार्क्स आएंगे ना बेटा। ओके, 25% तो आपको 15 मंथ के लिए मिल ही गए ना। सर ये 15 महीने साइकिल, वो पता है 15 महीने। और मैं मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल, क्या ना, ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 15 मंथ। फिर क्या दिमाग लगाना, उसका आंसर थोड़ी बोलते हैं। नहीं, उसका आंसर नहीं वो बोल रहा हूँ, ये चारों पॉइंट को एक एक आंसर यस नो करना मेरे को लगा ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी थी। नहीं सर यस नो किया थोड़ा है, सा अपन ने उसका theory- एक्सप्रेशन नहीं लिखा है तो आधा मार्क मिलेगा। अब देखो ऐसे केस में भी क्वेश्चन आ जाता है, चलो अच्छा है डिटेल में डिस्कशन हो रहा है कि ये बोल रहे हैं जैसे हम यहाँ पर एस नो लिख दिया लेकिन एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। देखो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, एग्जामर का इंटेंशन ये होता है कि समझाओ, लेकिन क्या है अपन उसको एकदम पता नहीं, किसी को अपने ऐसे आपको किसी को पानी पिलाना है, उसमें ग्लास ऐसे पकड़ा ले भाई, तो एक इंसल्ट जैसी हो जाती है। तो वो कैसा है, उसका मूड है, फिर वो खुश भी रहा, बोलेगा चल फटाफट मेरे को भी खत्म करने को मिल गया यार, मेरे को भी चेक करके फटाफट खत्म करना है, तो एक बार के लिए पूरी में से पूरी दे देगा। लेकिन मैं बोलूंगा उसने मांगा है रीजन, मांगा है क्वेश्चन में रीजन नहीं, और सब में यही पूछा है, सर मांगा है गिव योर ओपिनियन। गिव योर ओपिनियन बेस्ड ऑन रिलेवेंट इंडियन फॉर ओपिनियन। ये क्वेश्चन नहीं पड़ता है, वही तो दिक्कत है। और ये ऐसे एग्जाम में नहीं जाता है, बस एग्जाम में जाके एकदम ऐसे कैसे फटी पड़ी है इसके तब जाएगा। हाँ, तो चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर इंटेंशन लिखना जरूरी है, और अगर नहीं लिखा है तो फिर डेफिनेटली ये बोल रहा है वैसे रहेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा हर एक चीज़ के लिए। फिर सेकंड में यस हो गया, क्या होना चाहिए वो भी लिखना है, हाँ। करंट नॉन करंट। थर्ड केस में क्या है बेटा, यस और नो? सेकंड में तो यस हो गया ना, सेकंड में यस हो यस है, थर्ड में भी यस है। एक मिनट, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट नॉट करेक्ट, नॉन करेक्ट, नॉन करेक्ट है, हाँ। ये नॉट करेक्ट। करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, और फोर्थ में पार्शियल। हेंस केस बोथ ऑफ एक्स वाई जेड इज करेंट लायबिलिटीज, पार्शियल करेक्ट है। यस, तो ये भी करेक्ट है। और लास्ट वाले में अकॉर्डिंगली एडवांस 1 करोड़ गिवन टू परचेज मशीनरी इज इसमें सबको correct है, लेकिन which will be classified as non-current. वो non-current। it is related to और इसमें acquisition of non-current terminated machinery, hence management decision to classified it is correct, it is correct, आधा करेक्ट है, आधा हाँ non-correct is है। incorrect, right, बराबर ना? बराबर। ये 50% करेक्ट 50% इनकरेक्ट फ्रेंड। ओके, तो इसके हिसाब से मार्क्स ले लीजिए आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं फ्रेंड्स।
द ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ जंक्शन लिमिटेड अंडर रिलेवेंट IFRS इज एक्सप्लेन एज अंडर। बताइए क्या किया इसका? 16 का रेफरेंस दिया, इंडिया 16 का रेफरेंस दिया, वेरी गुड। यस, इंडिया 16 का रेफरेंस देना था, परफेक्ट। डीकमीशनिंग का कांसेप्ट का डीकमीशन का वही एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई कैसे उसको हटाया जाता है, क्योंकि डीकमीशनिंग इसलिए क्योंकि इसमें अपन को खर्चा बाद में करना है, रिस्टोरेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आफ्टर 5 ईयर करना है, तो उसका वैल्यू आज कितना रिकॉर्ड करेंगे? जितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देंगे। तो इंडिया 16 का क्लियर पिक्चर जा रहा है। तो इंडिया 16 आपको मेंशन करना है सबसे पहले। करेक्ट आंसर के लिए बता रहा हूँ, ये करेक्ट आंसर रहेंगे तो आपको 25% मार्क्स इमीडिएटली मिल गए, राइट। फिर आपको डीकमीशन के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है वो आपको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू आ रही है हमारी 0.966, यस 0.966 मिलियन, 0.966 मिलियन, ठीक है। और इसके अलावा वो कैलकुलेशन को डीकमीशनिंग करके उसने टेबल बना देनी है। अगर टेबल बना दिया तो अच्छी बात है, इन्होंने टेबल नहीं बनाई है। सिनेरियो में सेकंड सिनेरियो का भी देना पड़ेगा कि वो नहीं करना, रिस्टोरेशन कॉस्ट एवरी ईयर लग रही तो पीएनएल ईयर नहीं लग रही है। अगर कुछ हर साल का खर्चा हो रहा है तो हर साल में जाएगा। मैं एक बार आपको सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ, तो सॉल्यूशन के हिसाब से आप चेक कर लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं मेजर पार्ट जो है इंडिया 16 जिसने लिखा है और ये आपकी डीकमीशन की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेस निकाला है, इतना करेक्ट है, मतलब आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो 25% उसका मार्क्स ले लो। बाकी की स्टेप आप प्लीज चेक कर लेना, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स ले लेना। दोनों का आंसर देना। लेकिन अच्छा, मतलब उसने 6 मिलियन पे भी अमाउंट बताया हो, 2.2 मिलियन अगर खर्चा होता है तो भी बताए। नहीं, 3 मिलियन लास्ट में एक साथ होने वाला है और 0.2 मिलियन हर साल भी लगने वाला है, तो वो मेरा पीएनएल में जाएगा। देखो हर साल लगेगा उसका तो रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, उसका असेस में क्यों ऐड करेंगे? नहीं, ऐड नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ उसने क्वेश्चन में दोनों केस दिया है ना, तो दोनों का ओपिनियन मांग रहा है, तो वो दोनों रेक्टिफिकेशन क्या होने वाले हैं। अरे लेकिन सेकंड वाला क्या लिखा है? 0.2 मिलियन फॉर ईच ईयर। वो मैं समझ पे तो लास्ट में ही करना है ना। नहीं, पे लास्ट में नहीं करना है, पे लास्ट में करना है। नहीं, फॉर ईच ईयर टू रेक्टिफाई कॉस्ट डूइंग, ये तेरा लास्ट में पे करना। तो दोनों लास्ट में पे करना। 3 million to rectify the damage caused by the preparation of the land for the setting up the plant. एक मिनट, the director estimate that the cost of this rectification after 10 year on 30th September will be as following. तो एक्चुअली लिखा तो ऐसा है कि आफ्टर 10 ईयर ही देना है, बराबर। वो 3 लाख 3 मिलियन के लिए बोल दिया। नहीं 3 मिलियन नहीं बेटा, दोनों ही क्वेश्चन दोनों के लिए वैसे ही फॉलोइंग ऐसा। एक बार देखते हैं तो पढ़ते हैं फिर। 0.2 million for each year to rectify the damage caused owing to effluent generated out of production process of the plant. सर मैं पोल्यूशन कंट्रोल एक्सपेंसेस है ये, लेकिन रेगुलर में है तो हर साल ही होगा ना, ये तो एसेट के साथ नहीं जाएगा ना, ये पीएनएल में जाएगा। ये पीएनएल में जाना चाहिए। पड़ेगा ना। डायरेक्टर एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ द दिस आफ्टर 10 ईयर, स्टार्टिंग में तो लिखा है उसने आफ्टर 10 ईयर, लेकिन बस ईच ईयर मेंशन कर। लेकिन में 0.2 हर साल लगेगा, हर साल लगेगा तो हर साल जितना यूज किया है ना उसके लिए 0.2 मल्टीप्लाई करो, तो आपको लास्ट में पे करना है। हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब ये अमाउंट पे लास्ट में करना है, लेकिन जितना यूज किया उसके साथ 0.2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ है। 0.2 million for each year to rectify the damage caused owing of the expense generated out of the production process the plant. ऐसा लगता है कि कल ऊपर वाले पॉइंट पर बीच वाला जो आंसर देख लो ना। देखो सजेशन में एक तो आपको लिखा है 0.966, ठीक है, ये तो बराबर है। अब 0.2 के लिए उन्होंने लिखा है 0.2 का किधर दिया है, ये रहा, द एडिशनल अमाउंट provided 0.2 million, that is 0.2 million into 6/12 into 0.341. This additional provision costs and extra charges the statement comprehensive income. The carrying amount of the provision of the year end 1.058 million, जो कि 0.0966 उसका हो गया और 0.058 मिलियन इसका हो गया और 0.034 और भी है कुछ एक और, ये दोनों चीजें दोनों ऐड होंगे। 0.2 एंड 0.3 का है, 3 और 0.2। हाँ 3 मिलियन का तो पूरा हो ही गया। उसने क्या बोला है 3 मिलियन का तो लेना ही है, प्रोविजन बना के रखना है, और 0.2 मिलियन का भी प्रोविजन बनाना है। लेकिन ये 0.2 मिलियन जो बता रहा है शायद उसके हिसाब से सिस्टम में आना चाहिए कि वी विल पे एट द एंड ऑफ, लेकिन कितना पे करना है वो 0.2 के हिसाब से हिसाब किताब लगाओ।
ऐसा कुछ। बाकी सजेशन आंसर भी एकदम अटपटा दिया हुआ है। वो 9.5 साल लगाना, देख- 10 साल लगाना चाहिए। देख जरा सजेशन आंसर हमको समझ आ रहा है क्या? उसमें मतलब ना क्लियर किया ही नहीं है किसी हाँ, चीज़ वो के चीज़ क्लियर नहीं है एक्चुअली में, उन्होंने क्या ऐसे ही लिख के दे दिया। 966 वाला बराबर चल रहा है। लिए। हाँ, अभी देखिए उसके मैंने बाद cost of the 2 lakhs हम्म। 0.2 million to 10 years प्लांट की कॉस्ट into 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू, बराबर ये इतना मैंने और कॉस्ट में ऐड कर दिया। राइट, ये तो कॉस्ट में एडजस्ट में ऐड कर देगा और इसको अपन डिकमीशन करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हाँ, करके। थोड़ा थोड़ा करके और डिकमीशन मतलब डिवाइड बाय 10 करके पॉइंट टू का क्या गया? पॉइंट 2 का क्या गया? ये 0.2 का, यही 0.2 का। बट 0.2 तो पर एनम है ना भाई, 966 है। लेकिन ये हर साल है ना ये तो। हाँ तो 0.2 into 10 years, डिस्काउंट इफेक्ट तो हाँ तूने लास्ट वाला ले लिया। cumulative लगना चाहिए। कुछ नहीं है क्लियरिटी, एक्चुअली में क्या है जो क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से हमको यही सोचना पड़ेगा कि भाई आज 0.2 हमको देना पड़ रहा है, अगर वो ऐसा कुछ सिचुएशन वाला है। हाँ, नहीं सर, क्यूमुलेटिव नहीं लगना चाहिए था, देना तो लास्ट है। नहीं, इसमें क्या लिखा है ना, मैं आपको लैंग्वेज बताता हूँ। इसका लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना, द डायरेक्टर्स एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन आफ्टर 10 years ऑन 30th सितंबर। बराबर ये हेडिंग में उसने लिखा है आफ्टर 10 ईयर। 30th सितंबर आफ्टर 10 years को आपको इतना देना है, विल बी एज फॉलोज, मतलब इतना इतना देना है। उसमें 1-2 दिया हुआ है, 3 मिलियन देना है और 0.2 मिलियन फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए 0.2 मिलियन टू रेक्टिफाई द डैमेज, तो 0.2 फॉर ईच ईयर, बट देना है तेरे को 10 साल बाद। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो तेरा ये हो जाएगा 0.2 into 10 years 2 मिलियन और इंटू उसका प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। नहीं, बट मैं वैसे लगा सकता हूँ, फिर मेरे को हर साल 2 क्यूमुलेटिव नहीं है ना, हाँ, ये तो लास्ट ईयर ही है। तो अपन ऐसे केस में बोल सकते हैं ये 0.2 मिलियन जो है वो हर साल इकट्ठा बाद में ही देना है। वो भी मेरा 0.3 की, मतलब मेरा एक्चुअली 3.2 होना चाहिए एवरी ईयर का, एवरी ईयर का 3.2 होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, इसमें एक बार के लिए अगर आपने ऐसा भी कर दिया है ना, क्योंकि सेशन आंसर खुद भी इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, तो इसके लिए अपन चाहें तो, क्योंकि मैंने बताया ना फ्रेंड, देखो मैंने दिमाग कहाँ लगाया, सोल्यूशन में दिमाग लगाया, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखें तो अपन ऐसे केस में दोनों आंसर दे सकते हैं। आप इसको सब्जेक्टिव आंसर भी बना सकते हो थोड़ा सा, लेकिन 100% करेक्ट आंसर लेना है तो क्या होगा, 3 तो देना ही एंड में, और हर साल के लिए 0.2 देते जाना है। तो 10 साल के बीच में जितना अमाउंट हो जाएगा वो सब मिला के इकट्ठा 10 ईयर के एंड में देना है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि 10 साल के बाद देना है, दैट इज ऑन 30 सितंबर, 10 साल के बाद। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसने कंक्लूजन में आंसर ऐसा कुछ लिखा है कि 1.058 जो है वो कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोविजन एट द एंड ऑफ द एंड एज, मतलब हर फर्स्ट ईयर के एंड में 10.58 की इनकी प्रोविजन अमाउंट पकड़ा हुआ है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फटाफट। सर इसमें आंसर भी वही दिया हुआ, वही दिया हुआ है आंसर 0.2 साढ़े। अरे बट 6 महीने का रखा है उन्होंने, तो बोलने फर्स्ट ईयर के लिए 6 महीने के लिए रखा है उन्होंने, खाली फर्स्ट ईयर के लिए खाली 6 महीने का लिया, सितंबर में है ना इसके लिए। और उसका अगर प्रेजेंट वैल्यू है, मेरे को 10 साल से मैं करना पड़ेगा ना, मेरा लाइफ अगर 10 साल का है, साल से क्यों इसलिए क्योंकि सितंबर में 31 मार्च तक आने के लिए हमको 6 महीने जाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है, हाँ 3 मिलियन को 10 ईयर 10th ईयर का डिस्काउंट इक्वेटर लगाया, राइट। वैसे ही मेरे को 2 मिलियन को 0.2 है, वो 10 साल तक मतलब 2 टोटल हो गया। 2 मिलियन पे भी मेरा 10वें साल का ही डिस्काउंट इक्वेटर लगना है। मैं जब अनवाइंड करूंगा उसको, जब फाइनल करूंगा तब मैं आधे साल के परसेंटेज लगाऊंगा उसके ऊपर, बट प्रेजेंट वैल्यू के टाइम पे तो आई हैव टू कंसीडर इट फुल्ली ना, वैसा डाइसी आंसर इसका। नहीं ठीक है, लेकिन ये जो बता रहा है अंश वो भी चलेगा, और हर साल कितना ट्रांसफर करना, अगर वो निकालना पड़ जाए ना तो इसमें वो सितंबर से मार्च में पहुंचेगा तो 6/12 उसने कर रखा है एक जगह 6/12, तो ऐसा करना चाहिए बराबर। अनवाइंडिंग 6/12 वाली होनी चाहिए, अनवाइंडिंग को हाँ नहीं है, अनवाइंडिंग 6/12 होगी, क्योंकि इस साल का कॉस्ट जो होगा वो होगा। प्रेजेंट वैल्यू को उसने 9.5 ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ, हाँ वो गलत लग रहा है। पेंडिंग में हाफ ईयर का कोई इशू नहीं, वो 100% करेक्ट है, और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ना वो 9.5 ईयर के ऐसे किया, वो 10 के, वो 10 से होना चाहिए, वो इस पर 9.5 से किया हुआ सजेस्टेड, ये सजेस्टेड रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं कि 0.2 जो है पर कंप्लीटेड ईयर के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ 0.2 पर ईयर ही है ना, पर 0.2 तो पर ईयर ही है, मतलब नहीं 2 पर into 10 कंप्लीटेड तो होगा ईयर, ही सर। पर कंप्लीटेड ईयर ऐसा कुछ वर्ड होता है सर ना। वो नहीं, ऐसा नहीं वैसे है। उतना वो 8 मार्क के लिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। क्या देखे नक्की करते 2 उड़ा देते,
गलत सजेस्टेड में कुछ चांस रिस्क हो ठीक है सकता ठीक है ठीक है। और मैंने सब प्रोविजन नहीं बनाया है इनका, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट लिखा है क्योंकि उसमें लिखा है relevant what is the implementation of requisition damage of the implementation of the case of study, what is the relevant provision। हाँ मांगा है ना प्रोविजन बेटा, प्रोविजन निकालना चाहिए, प्रोविजन निकालें। provision निकाल। रेलेवेंट प्रोविजंस मतलब वो आईएफआरएस में वो उसका मीनिंग क्या है उसके लिए मांगा है, प्रोविजन का अमाउंट थोड़ी मांगा है। प्रोविजन सब आईएफआरएस मांगा है, प्रोविजन का अमाउंट नहीं मांगा। हाँ ठीक है तो मत निकालो, फिर नहीं मांगा है तो। अगर क्वेश्चन में कंपलसरी है निकाला है तो आपको निकालना है। इनमें तो नहीं, रजिस्टर आंसर में भले लिख के दिया, दैट इज नॉट अ मैटर, क्योंकि हमको थोड़ी पता है क्या करना चाहिए। आपको मांगा नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, बराबर। तो असेस कॉस्ट तो निकाल दिया आपने, बराबर ना। असेस की कॉस्ट भी उन्होंने कहीं निकाल के फाइनल करके नहीं दिया अपन को नहीं रजिस्टर आंसर में, ये भी गलत किया है। ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लांट एक्सक्लूडिंग लैंड 4.6 4.466, जो कि 35 प्लस 9.6 है, उनने उसकी कॉस्ट कहाँ ऐड की फिर। 0.2 ऐड नहीं, हाँ तो ये गलत किया ना फिर। 0.2 ने हर जगह छोड़ ही दिया, हर एक जगह छोड़ दिया। तो देखो फ्रेंड, जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में यही रखना है कि भाई अपनी तरीके से अपन क्या वेस्ट कर सकते हैं वो कर दो, क्योंकि अभी 0.2 कॉस्ट उन्होंने कॉस्ट में नहीं लिए है। तो 0.2 जैसे आपने बोला ना कि अपन को 3.2 के हिसाब से कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, नहीं किया। तो इन्होंने 0.2 कॉस्ट ऐड नहीं किए। उन्होंने एसएस की कॉस्ट पता है कितनी मांगी है, 4.466 ही मांगी है। उसको उन्होंने कंप्रेसिव इनकम में डाला है ना, मैंने पीएनएल लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि वो एवरी ईयर आने वाला है ना, मैंने उसको पीएनएल डाला हुआ है 0.2 मिलियन। हाँ 0.2 मिलियन मिलियन डाल दिया। would be recurring every year till 10 years, therefore it would be not capitalized and it would be treated as expense as and when incurred। अलाउ है, बराबर है एकदम। 5 मार्क दिया 8 में से नहीं 5 में से 8 में से 8 ही रखो। और तूने किया है, हाँ मेरी बात सुनो, देखो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जहाँ पर ऐसी बात आती है ना, जैसे अगर वो ये 3.2 अगर पूरा लेना होता तो फिर वो कॉस्ट में भी 3.2 ऐड करता, उसने कॉस्ट में 3 ऐड किया है। एज पर सजेस्टेड आंसर बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 0.2 वो पर एनम का खर्चा मान रहा है। अगर इसको 0.2 लास्ट में देना होता हर साल मिला के, तो यहाँ पे भी ऐड करना चाहिए था। उधर ऐड नहीं किया लेकिन लास्ट में, लेकिन उसने माइनस किया। प्रोविजन है बेटा ये, प्रोविजन लास्ट में, प्रोविजन तो पर एनम बनाना पड़ता है ना बेटा। ओके ओके ओके। प्रोविजन इज व्हाट, दैट इज डीकमिशनिंग, मतलब पीएनएल में जाने वाला अमाउंट है। हाँ फाइनेंस कॉस्ट इसका 0.2 सब कुछ मिला के प्रोविजन अमाउंट में हिट होने वाला यस, बराबर है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन में सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होगा कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऑप्शन में निकाल दें उसने। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से मार्क्स ले लो। अब आते हैं बी में, 6 का बी में। 6 का बी भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी, 3 का बी सॉरी। नेट असेट्स ऑफ बी लिमिटेड कितनी आ रही है? ये बिजनेस एक्विजिशन का आ गया वापस? डीए के साथ, डिफर टैक्स के साथ, हाँ डिफर टैक्स के साथ, बराबर बराबर। तो एक आपको बोल सकते हो क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन था सितंबर 25 में, ये वाला पार्ट भी उधर ही इंक्लूड कर दिया, राइट। ठीक है, तो इसका आ रहा है फ्रेंड्स नेट असेट्स एट फेयर वैल्यू 27,40,000 आ रहा है। यस सर। नेट असेट्स, ठीक है, और पीसी अमाउंट आ रहा है 31 लाख का, 25 लाख प्लस एनसीआई 6 लाख का, तो 25 लाख पीसी हो गया प्लस पूरा मिलकर 31 हो गया, और ऐसे गुडविल कैलकुलेशन होके आ रहा है 3.6 करोड़। ऑनलाइन बच्चा पार्टी क्या कर दिया? ये उसमें भी मिस्टेक किया तूने। डीटीएल डीडीए कैलकुलेट कर दिया, सब कर दिया, सब जगह 5.5 लिखना था। और फिर हम जल्दी पेपर करके बैठ गए। भाई जल्दी पेपर करके क्या कर लिया तूने एक्स्ट्रा में? हाई नहीं करनी है अपन को, बराबर कैलकुलेट किया है, 5.5 का इधर है, डिफरेंस भी है, मतलब डिफर टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन ये नहीं लगाया। 5.5 क्या चीज नहीं फेयर वैल्यू का डिफरेंस है। सब कुछ करेक्ट है। सब कुछ करेक्ट है, वेरी गुड। नोट्स तो ये बनाते ही नहीं है। एक गुडविल का आएगा, एक डिफर्ड टैक्स का आएगा, एक नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स का आएगा और एक एनसीआई का आएगा।
एनसीआई का कैलकुलेशन अगर मांगा है तो एनसीआई का आ जाएगा, एक पीसी का कैलकुलेशन भी आ जाएगा। दिया है सीधा फेयर वैल्यू, हाँ चलेगा, ब्रैकेट में दिखा दिया, दैट इज ऑल्सो नोट ऑफ पार्ट, ब्रैकेट में दिखा दिया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नोट। दिमाग का है ना। कितना दूर है? तेरा आंसर रॉन्ग है, ये सारे आंसर होंगे, वर्किंग नोट सारे बराबर है, तो सारे बराबर है। तो 25% मार्क्स। डिफरेंस निकाला हुआ है, तो 5.5 को मैंने बिल के अंदर भी नहीं पकड़ा, मेरे महीने के अंदर भी नहीं पकड़ा, ओहो, में नहीं पकड़ा, इसलिए गुडविल गलत हो गया। एनसीएस बराबर आया और टैक्स बराबर आया। इसमें आप 2 मार्क्स ले लो बस, क्योंकि क्या है आंसर है ना 2-3 है इसमें, एक गुडविल के भी मार्क्स मिलेंगे, एक के अपना नेट सेट्स के भी माइनस मिलेंगे, एक डीटीए के भी मार्क्स मिलेंगे। डीटीए बराबर है तेरा? डीडीए बराबर। हाँ तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स ले ले आउट ऑफ 6। तेरा रोहित? अच्छा ऑप्शन में छोड़ा है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स 4 पे आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी करो फ्रेंड्स। 4 में मांगा है उसने पीएनएल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, टैली कर दिया। हाँ तो अच्छी बात है, टैली कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पीएनएल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट थोड़ी है, पीएनएल स्टेटमेंट जो पॉसिबल है वो निकाल दो प्रॉफिट, पीएनएल टैली थोड़ी होता है कभी। पीएनएल तो एक्सट्रैक्ट, लेकिन सर उसमें जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंडिया 41 के हिसाब से उतनी डाल देनी। तो मैं प्रॉफिट नहीं निकालूंगा ना, क्योंकि सेल ही नहीं है मेरे पास। क्यों? उतना अवेलेबल उतना प्रॉफिट तो निकाल दे। प्रॉफिट नहीं आएगा ना, सेल है ही नहीं मेरे पास, सब एक्सपेंस के अमाउंट ही दिए हुए। एक्सपेंस अकाउंट दिया है, नहीं ग्रांट इनकम और वो है, सेल थोड़ी है मेरे पास, दूध हर दूध भी तो बेचा है ना। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये तो। सेम तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो कायु की वैल्यू बढ़ गई है वो तो हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गया, वो तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट लॉस है, वो है गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट है, प्रॉफिट है, लेकिन लैंड की वैल्यू बढ़ गई, वो नहीं है, वो नहीं आएगा मॉडल पे चलेगा, उसको बोला है, वो कॉस्ट मॉडल पे बोला है उसने, बोला बराबर। तो देखो ये सब कर के इसमें प्रॉफिट आ रहा है, नेट इनकम आ रही है इनकी, लिखनी नहीं है यहाँ पे लैंड, वो तो बैलेंस शीट में लिखना है एक्सट्रैक्ट करके बस, हाँ बाकी कहीं नहीं आएगा उसका, लैंड का रूल कोई है ही नहीं। नेट इनकम फ्रेंड्स इंडिया 41 के हिसाब से यहाँ पर आ रही है 3,22,000 की इनकम आ रही है, तो बोल रहा नहीं आ रही है, हाँ एक्सट्रैक्ट इनकम आ रही है ना, एक्सट्रैक्ट नेट इतना आ रहा है कि नहीं? नहीं मेरा 226 ही आ रहा है, 322 इनकम आ रही है फ्रेंड्स। वो स्टॉक का इफेक्ट नहीं डाला हुआ है, तो फर्क है। स्टॉक मेरा पीएनएल में आना चाहिए ना, चेंज 320 तूने लिखा है कि नहीं, तेरे से लिखा है कि नहीं, सही बता रही है पागल। लिखा तो तू कैलकुलेट क्या कर रही दोबारा फिर? नहीं, उसमें कैलकुलेट टोटल नेट नहीं निकाला हुआ है, नेट प्रॉफिट लॉस किसी ने निकाला हुआ है। अच्छा नेट भी निकाल दो, नेट भी निकाल दो। एक्स में कैसा है, यहाँ पर जैसे एक्सट्रैक्ट मांगा है तो नहीं निकालो तो भी चलेगा, नेट जितना पॉसिबल होता है तो निकाल दो ना यार। अगर उसने कुछ भी इनकम नहीं दिया होता, जैसे ग्रांट नहीं दिया होता, ये जो काऊ माऊ बढ़ गए, इनके भाव बढ़ गए, वो नहीं दिए होते, तो अपन एक बार जीरो बोल देते। बाकी मिल्क का सेल कितना है वो नहीं दिया है, मिल्क के अलावा वो भी प्रोडक्ट बनाता होगा उससे, वो सब नहीं दिया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं। पीएनएल में चेंज इन स्टॉक वाला नहीं डाला, 1000 का स्टॉक ऐड होएगा ना, हाँ वो मैंने पीएनएल में डाला, बाकी पूरा कुछ मिलेगा। अब ये तेरे को पीएनएल में डालना चाहिए, डालना चाहिए, एनआई से पूछ के देख, तो फिर मतलब ये चीज़ें कैसी हैं, अपनी एनआई को हम यूज नहीं कर रहे हैं, बराबर एनआई को यूज करना बहुत जरूरी है। ज़्यादा दिमाग लगा दिया कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है और मेरे को डिफरेंस पीएनएल डालना होता है ओपनिंग क्लोजिंग का, बस ओपनिंग में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन दिया नहीं है, इसलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। ओके, ये सोच के कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इन्वेंटरी मैंने बैलेंस शीट में कंसीडर किया है, क्लोजिंग इन्वेंटरी जो थी मेरे पास, बट पीएनएल में डालनी तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस डालना था, मेरे पास ओपनिंग थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाली, मेरा ये थॉट था। 3,22,000 यस 322 मेरा एग्जैक्ट 96 का डिफरेंस है, वो ऐसा हो क्या हुआ मैंने सर 4 लाख पूरा क्वेश्चन 150 का आपसे कर दिया। बट इन्वेंट्री का ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है इन्होंने, 2.5 का डिफरेंस निकाला है। ओपनिंग इन्वेंटरी का नहीं सर केवल अच्छा सॉरी, हाँ 96 क्लोजिंग इन्वेंटरी है, ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं दी हुई है कहीं पे भी। बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट अपन बात करते हैं, पहले प्रॉफिट आया 322 का। ऑनलाइन बच्चा पार्टी बेटा आप लोगों का आया कि नहीं, कि आज फिजिकल बच्चे एकदम एक्टिव हैं, ऑनलाइन बच्चा पार्टी तो गायब ही हो गया कुछ तो, ठीक है करंट पे चल रहे लोग अभी तक। नहीं कोई बात नहीं, वो पुराना एक्शन मैसेज, ठीक है फ्रेंड्स, करिए आप करिए फटाफट, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी का जो एक्सट्रैक्ट बन रहा है वो बन रहा है, लैंड है 60 लाख का, बायोलॉजिकल एसेट 25-36 और बायोलॉजिकल एसेट 25-26 का, 25 लाख, हाँ 25,36,000, 91 के
ये है हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स, राइट। और लैंड है हमारा 60 लाख 60 लाख का, और इन्वेंट्री है 96 96। बराबर है, 8 मार्क्स का है। 3 मार्क मिला। देखो वापस से फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँगा आपको, मैंने 150 का 120 का आंसर है। सब कुछ राइट है, एग्जैक्टली सब कुछ राइट है, वर्किंग नोट के साथ। ये क्या है, लेट आए तो जल्दी खत्म हो गया इनका। हाँ, वर्किंग के जर्नल एंट्री वर्किंग नोट ही होती है। हाँ, वो भी वर्किंग नोट ही होती है। लेकिन आपने एक्सट्रैक्ट तो बनाया कि नहीं बैलेंस शीट? बैलेंस एक्सट्रैक्ट हाँ, बस तो पूरे में से पूरे मार्क्स ले लीजिए इसमें, अगर बराबर है। और इन्वेंट्री जिसका रॉन्ग हो गया है, तो देखो फ्रेंड्स, मैं वापस बोलूँगा, आंसर रॉन्ग हो गया 25% तो मार्क्स उसी का कट जाता है, बराबर। फिर एक वर्किंग नोट रॉन्ग हो गया, उसके मार्क्स, तो आप 50% मार्क्स ले लो फिर, बिकॉज ऑफ 1 आइटम। में मेरा गलत, हालांकि पीएल में नेट प्रॉफिट तो उसे मांगा नहीं है आपने टोटल, एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर, और एक्सट्रैक्ट मांगा है, बैलेंस शीट तो कहीं आई। उसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा मार्क्स नहीं कटना चाहिए, 6 मार्क्स ले सकते हो। है कितना? अब तेरा क्या है, स्टार्टिंग में तूने बेस ही रॉन्ग कर दिया है। तेरे सारे कैलकुलेशन में आंसर में, किसी भी आंसर में वो वर्कआउट चेक करने जाएगा तो मैच नहीं होगा। खाली क्या मैच होगा तेरा? लैंड होएगा, इन्वेंट्री होएगा, मेरा कैश नेगेटिव है, मार्क्स माइनस नेगेटिव है। -5 और कैश तूने बैलेंस शीट टैली कर दी, वो एक और गड़बड़ कर दी तूने। मेरे लैंड और इन्वेंट्री टैली है बस। 1 मार्क्स ले ले बस, 1 मार्क्स बाद। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बी में उसने मांगा है वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू, तो इम्पेयरमेंट करने का मांगा है। तो इम्पेयरमेंट होना है कि नहीं होना है, पहले तो बताओ। होना होना है। है। इम्पेयरमेंट होना है, बोले सर। इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है एज पर रजिस्टर आंसर 71770, वैल्यू इन यूज 88.23 और वैल्यू इन यूज जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है, दैट इज आ रहा है 5,88,230, बराबर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और तो हायर ऑफ दोनों आता है ना, तो लिखा आता है हायर ऑफ एफईएलसीटीएस और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू 5,04,000 एंड रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी हमारी हायर ऑफ बोथ, टोटल अमाउंट हो जाएगी 5,88,000। मतलब ये प्रॉपर मांगा है उसने, हर चीज़ प्रॉपर मांगी है। ये पूरा डिटेल कैलकुलेशन 230, मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि उन्होंने अपना जो फेयर वैल्यू का सिस्टम प्रॉपर सारा पूछ लिया है। नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस का सिस्टम, बराबर ना। तो इसमें इम्पेयरमेंट लॉस का अपने जो सिस्टम बनाया था, आपको याद होगा, अपने इतना ही डिस्कस किया, अच्छे से किया था कि भाई इसमें एक इम्पेयरमेंट रिवैल्यूएशन वो भी है। अगर रेवोल्यूशन पड़ा है तो पीएनएल अकाउंट से कितना जाएगा और रेवोल्यूशन से कितना, तो रेवोल्यूशन से अपन को कवर करना पड़ेगा। 36 रेवोल्यूशन में डाल देंगे, बाकी का पीएनएल से चार्ज। 35,770 और इसके अंदर एक और पूछा है कि गवर्नमेंट को रिकवरेबल वैल्यू जितना ग्रांट दे देगी, मतलब कंपनसेशन, लेकिन अपना रिकवरेबल वैल्यू का तो गवर्नमेंट कोई भी कंपनसेशन देगी नहीं। नहीं, मुझे ये आएगा कि रिकवर अभी कुछ डिस्क्लोजर नहीं आएगा, क्योंकि रिकवरेबल वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू पे ये उसके नीचे नहीं नीचे गया नहीं गया, इसके लिए गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये वाला एक नहीं, और फिर डेप्रिसिएशन भी पूछा, नया डेप्रिसिएशन 4 साल का लाइफ है, क्या हुआ नया डेप्रिसिएशन इसने बनाए ये सब नोट है, ये जो बता रहा है अतुल, डेप्थ का भी नोट बनाया है एंड सेटअप का भी नोट्स बनाया है, बराबर। और इवन पिछले वाले सब में भी लैंड को क्यों नहीं लेना है उसका नोट लिखना था, कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, लिखा बहुत कुछ है मैंने। हाँ वो सब लिखना है अपन को, क्योंकि वो क्या है, आपको रीजन हर चीज़ का देना पड़ेगा। कुछ लिखा है। हाँ, हर चीज़ का रीजन देना पड़ेगा आपको। यस, तो नाउ कितना आंसर आएगा 6 का आंसर फाइनली? ये जो आंसर्स हैं सब अपन लिख दिए हैं, बराबर ना। रिकवरेबल वैल्यू, वैल्यू इन यूज, यस, इम्पेयरमेंट लॉस, सारे बराबर है, सारे बराबर, डेप्रिसिएशन 147055। वेरी गुड, 6 आउट ऑफ 6 ले लो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 में। 5 में क्या है, उसने क्या मांगा है, पॉइंट अपना रेवेन्यू वाला है ना, इंडिया 115 वाला। तो इसमें आपको आ रहा है, ये तो अपना सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने जो आई थिंक सेम क्वेश्चन ही अपन ने क्लास में किया था, सेम क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में। तो
इसमें क्या क्या मांगा है उसने, कितना एक्सपेंस हमको दिखाना है, राइट, रेवेन्यू में जाएगा, रेवेन्यू कितना दिखाना है, तो रेवेन्यू फाइनली कितना आ जाएगा बताओ। मैं एंट्री पास कर दूँ, एक सबसे अच्छा काम हो जाएगा, राइट। यस सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा हमको हाथ में आया था, 1,50,00,000। ये आपने भी ऑप्शन में छोड़ा है। हाँ। अच्छा समझे। नेक्स्ट तो दूसरा रहेगा फिर बी कौन? हाँ 5 टू सेल में चला जाएगा, एंड टू क्या बोलेंगे, हाँ, प्रोविजन फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, राइट। या पेमेंट देना हो तो लाइबिलिटीज फॉर, अगर पेमेंट देना हो तो लाइबिलिटी बना दिया करो, याद रखो। ओके। और अगर आपको कुछ बेनिफिट देना है तो उसको प्रोविजन लिखने का, राइट। यहाँ लाइबिलिटीज बना दो, लाइबिलिटीज फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, लाइबिलिटीज फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। सेल में आ जाएगा 1,48,74,165 और लाइबिलिटीज फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम में चला जाएगा 1,25,835, बराबर है। फिर फर्स्ट ईयर में ही इतना कंज्यूम हो गया है, उतना सेल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, 20 हो जाएगी लाइबिलिटीज फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम टू सेल, जितना इस साल यूज कर लिया है, राइट। वो आ गया था हमारा 1,01,739। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन होगा तो चल जाएगा, बराबर है। ऑनलाइन बच्चा पार्टी बाकी निकाला, डेप्रिसिएशन नहीं निकाला, डेप्रिसिएशन किस में नहीं निकाला है, वो पिछले वाले क्वेश्चन। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये आपने निकाला है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरा, वेरी नाइस। बाकी एक्सप्लेनेशन खूब लिखो आप, इसका क्यों ऐसा कर रहे हैं, हाँ कितना, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सोचिए अपने सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब अपने जो क्लास में किया था वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, राइट। गो अहेड। अब बी वाला पार्ट में क्या है भाई, स्पेशल इसके चक्कर में लोगों ने इसको ऑप्शन में छोड़ा है। पर पेज परचेज प्राइस दिया, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है और फेयर वैल्यू दिया है, बताइए क्या आंसर है इसका। बोले सर ये 16 का सम है, बहुत अच्छा है, इंडिया 16 का, इंडिया 40 का भी है, राइट। फुल थियरी लिखने वाला तो छोड़ा था। कितना बढ़िया, मतलब इसमें पूरे में से पूरे मिल जाता है इसमें, मतलब इस क्वेश्चन को तो आपको कंपलसरी करना चाहिए फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी को किस में अपन को डिसाइड करना है, तो इंडिया 16, 40 और अगर 105 हो तो वो भी लग जाएगा, थोड़ा बहुत आएगा तो 105 नहीं तो इंडिया 60 और 14 के ऊपर लगा के आपको एकदम धड़ाधड़ लिख देना है, राइट। तो अपन बोल सकते हैं प्रॉपर्टी 1 जो है वो कैसे क्लासिफाइड हुई है, पीपीई में गई, 16 गया है, राइट। हाँ। फिर सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड में भी पीपीई बता रहा है, हाँ प्रॉपर्टी 2 भी पीपी में आ रहा है इंडिया 16 के हिसाब से, प्रॉपर्टी 1 एंड 2 पीपी हो जाएगा और प्रॉपर्टी 3 जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी इंडिया 40 के। फिर थोड़ी सी अपने सिस्टम लिख देना है, अपने थ्योरी सिस्टम सीखा था, बराबर है। सॉरी हमने लास्ट में ये भी पूछा है ना, अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट बैलेंस। एक्सप्रेशन बहुत लगाया फ्रेंड थ्रेशर आंसर में आपने आपको, इसमें थियरी बहुत लिखना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत थी तेरे को थ्योरी, ये तेरा बेस्ट रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही सब हमने क्लास में किए हुए हैं, अपने 7 FR चले में दोनों क्वेश्चन किए कर पाते एक्स्ट्रा करके क्या करता है? हाँ बराबर बात है, टाइम तो था तेरे पास एक्स्ट्रा करने के लिए। बाद में फ्रेंड्स प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू आई है फाइनली 8 लाख, 8 लाख, प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू आई है 950 और प्रॉपर्टी 3 की वैल्यू आई है 13 लाख। फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी प्लान के हिसाब से फेयर वैल्यू लिखी जाती है ना, 8 लाख 9 लाख प्रॉपर्टी। Therefore, as per provision of India's 1, 16 and 40, the presentation of these 3 property in the balance sheet will be as following.
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है, कॉस्ट पे रखा जाता है ना, फेयर वैल्यू थोड़ी रखते हैं इसको। तो फेयर वैल्यू पे रखते हैं इन्वेस्टमेंट। नहीं इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखते हैं। कॉस्ट पे इंडिया 40 के हिसाब से तो कॉस्ट पे रखा जाता है ना। एनी टाइम कॉस्ट पे रहती है, जब कन्वर्ट होकर आती है तो कॉस्ट कैरिंग वैल्यू होती है पूरा, हाँ। वो चेंज नहीं होती फिर। यस, तो उसको कॉस्ट पे रखा जाएगा। कॉस्ट कितनी है? 12 लाख की है, लेकिन 12 लाख सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है। अगर ये लैंड नहीं है, लैंड के अलावा कोई भी चीज़ होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। बट रीवैल्यू नहीं होगा। हाँ, वैल्यू नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? कितनी लाइफ है? 15 साल की लाइफ है। 15 साल की लाइफ को 15 लाख से डिवाइड दे दो, सॉरी 12 लाख डिवाइड बाय 15, 80,000 11,20,000 80 माइनस हो जाएगा, तो 11,20,000 शुड बी द वैल्यू ऑफ थर्ड। कितना है सर? फेयर वैल्यू वाला है ना, 8 लाख और 9 लाख को। 9,50,000 8 लाख। हाँ सर। ठीक है, अगर ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, पूरे में से पूरे मार्क्स ले लीजिए। नाउ 6A में क्या है? सिक्स किया है कि नहीं? यस, तो 6 में फ्रेंड्स 105 आ गया। क्या बोलता है इंडिया 105 के हिसाब से? एफपीएल सिटीज पे रिकॉर्ड करना है, 1.5 साल के बाद बेचना, एक साल में बेच तो आपको दो वे में वैल्यू निकालनी है, एक 30 सितंबर को वैल्यू निकालनी है और एक 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, और एक 31 मार्च 2021 को निकालनी है। 1.5 साल बाद कहाँ पहुँच गया? नहीं 31 मार्च 22 में निकालनी है ना एक, अच्छा सॉरी 6 महीने, लेकिन 6 महीने पहले है। ये जो है सितंबर 6 महीने बाद आएगा, और ये जो है बी वाला पार्ट 6 महीने पहले आएगा। 21 है कि 22 है? 22 है, 22 है, सॉरी 6 महीने बाद की वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड? 31 सितंबर को वैल्यू कितनी आ रही है? 391.33 ऑल टुगेदर, राइट? 390.91 एडजस्टमेंट करके, फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू सेल माइनस करके, सब निकाल के, राइट? 8.6 पूरा माइनस कर दिया। तो कॉस्ट ये 10 अपन को कब देना है? तो 1.5 साल बाद देना है, वैल्यू माइनस करनी चाहिए थी मेरे को, मैंने प्रेजेंट कॉस्ट टू सेल इज 10 करोड़, बट आफ्टर 1.5 ईयर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली उसकी 8.6 प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया आपने, तो अपन को माइनस करते टाइम पर 10 करोड़ पूरा माइनस बराबर बराबर 10 करोड़ जो है उसमें से अपन को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। आधा मार्क्स। कॉस्ट टू सेल तो माइनस की जाती है ना बेटा, हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर दूसरे में आ रहा है 390.91, बराबर है। तो इसके हिसाब से ये जो फेयर वैल्यू है में हमको बाद में कुछ खर्चा करना है, तो खर्चे को हमको माइनस कर देना है, बराबर। एंड नोटिस करना फ्रेंड, जो जो आपके गलत हो रहे हैं उन सबको आप इंडेक्स पे फोकस नहीं, उन इंडेक्स को देखो कि आपने क्या किया, नोट्स को पढ़ो, आपके नोट्स में सब कुछ इंक्लूड है। और मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने नोट्स के अंदर जो सम करवाए हैं क्वेश्चंस, वो भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही वाले हैं, उसमें हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। तो वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, ये ना समझे कि ये वाले सब नहीं आने वाले, राइट? ठीक है, 6 का बी थ्योरी है, 2 ऑप्शन है 6 के बी में, इसलिए 6 उठाया तूने। 6 में ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन है, हाँ नहीं तो 6 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए बोले, लेकिन 6 की एकदम चिल्लर है। ठीक है। तो फ्रेंड्स 6B जो है वो थ्योरिकल है, डिस्कस क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसको क्या बोलेगा तू? क्लाउड कंप्यूटिंग बी वाले को कर दो ना, इससे अच्छा। ये कंपलसरी है, ये और ये अच्छा 7 में से ऑप्शन है, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर फ्रेंड्स थोड़ी सी याद कर लीजिए, इसके सेशन आंसर में शेयर करता हूँ, उसको एक बार देख लेना, राइट। इसके अंदर 3-4 पॉइंट लिखे हैं इसने क्या लिखा है? इम्प्रूव एक्सेबिलिटी लिखा है, वेरी गुड। फिर इनहेरेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे ध्यान दो, हाँ चलेगा। रिस्क एंड कंट्रोल भी चलेगा, बिल्कुल सही है। सेफ एंड वेरीफाइड एक्सेस, यस वो भी चलेगा। फिर इंक्रीज स्केलेबिलिटी, क्वालिटी को बढ़ाओ, मतलब आपकी क्वालिटी जो हो एकदम, जैसे भी चैट जीपीटी काम तो कर रहा है, लेकिन क्या काम कर रहा है? आंसर कुछ भी दे देगा। अगर आपने उससे बिना पढ़े आंसर को किसी को भेज दिया ना, तो आप गलत आंसर में पहुंच जाओगे। तो उसका मतलब उसकी क्लैरिटी को थोड़ा और बढ़ाओ।
रिड्यूस कॉस्ट, ये तो हर जगह डाल सकते हो। मैंने कुछ उल्टा मैंने कुछ उल्टा नहीं बादल क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा नहीं रे। इट इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग डिटेलाइजिंग इन पोजीशन। ठीक है चलिए, फिर आता है फ्रेंड्स सी पार्ट। अच्छा इसमें और भी है फ्रेंड्स, हाँ, स्ट्रीमलाइन कोलैबोरेशन, इम्प्रूव रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। कोई भी 4 पॉइंट लिखे तो काम हो जाएगा। यस, कोई भी 4 पॉइंट लिखे तो काम हो जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ एक बार के लिए। 2 चीज पूछे। डिस्कस द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज पॉसिबिलिटी इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन एंड लिस्ट आउट द चैलेंजेस फेस बाय द इशू ऑफ द इन क्लाउड। हाँ तो ये चैलेंजेज है बेसिकली, इसके ऊपर तो थोड़ा सा ही बैठ लिखा है इसने। सर These ये are वो है क्या बोलते चैलेंजेज हैं ये चैलेंजेस थोड़ी है सर, चैलेंजेस है। ये वो है क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिवली इम्पैक्टेड है। चैलेंजेस तो अलग आएंगे ना। ओके। दोनों लिखने हैं, दोनों दोनों लिखने लिखने हैं, हैं, दोनों दोनों लिखने दोनों के लिखने हैं। तो positive चैलेंजेस भी impact लिखने है। हैं, एक और- पॉजिटिव। और बेनिफिट्स भी लिखने हैं। हाँ। पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब बेनिफिट्स भी लिखने एक बेनिफिट एक चैलेंजेस, प्रोज एंड कॉन्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो फ्रेंड्स ये तो आप बोल सकते हो कि आप अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज के हिसाब से अगर सपोज आप सिंपल वे में एक खाली बता रहा हूँ, आप कंप्यूटर के एडवांटेज, कंप्यूटर के डिसएडवांटेज, पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। हाँ इतना भी लिख दो ना, वही तो लिखा हुआ 5 में से एटलीस्ट आपको 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। पॉजिटिव लिखा कि नहीं नहीं लिखा। गया ना सर, हाँ। दिमाग उसमें चला गया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है तो आप एटलीस्ट इतना भी लिख दो कि एडवांटेज कंप्यूटर के, डिसएडवांटेज कंप्यूटर का, तो भी काम चल जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव में क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ वो आपने बता दिया सर। पॉजिटिव वाले सारे बता दिए। अब चैलेंजेज में, नेगेटिव challenges in cloud computing is since cloud based software are completely online। कनेक्टिविटी, हाँ तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं आता है, हैक हो बराबर। सकता है, हाँ हैक हो सकता है, वो भी डाल सकते हैं अपन। डेटा गायब हो सकता हाँ प्लस थोड़ा सा ये भी डाल सकते हैं कि डिपेंडेंसी आ जाती है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अपने को भी फिजिकल वाले में तो जो पहले आदमी चलते थे वो क्या चलते थे, लेके अपना चिट्ठा अपने पास रखा हुआ है, चल भाई कहीं भी बैठ जा, जंगल में बैठ जा, मर जा, जहाँ बैठ जा तू। अब ये वो दुनिया सारी सब साथ में चाहिए। अब तो डिटेल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप डाल सकते हैं दोनों, हाँ। लेकिन फिर भी सिंपल वे में इतना समझ लेना कि आप अगर थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया अबाउट कंप्यूटर का लिख दोगे तो भी आपको 2-5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मतलब 50% तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। सी पार्ट में क्या बोला है, एबीसी लॉन्ग। मैं उसमें स्टेटमेंट वाला फर्स्ट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रीटमेंट बैलेंस कहाँ का क्या क्या है। बराबर। तो अपन इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी बोल सकते हैं या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और थोड़ा बहुत अपन ये भी बोल सकते हैं इंडिया 1 का पार्ट, बराबर। तो उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। मैं सेशन आंसर शेयर कर देता हूँ। नाउ थर्ड वाले पार्ट में क्या है, वेरी गुड। इसमें तो बड़े मजे आए होंगे फिर आपको, सबसे इजी, बराबर। इंडियास, अकाउंटिंग एस्टीमेट, इंडियास कौन सा लगाया, इंडिया 8 इंडिया से, परफेक्ट। सबसे पहला है, सबसे पहला डाला हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन वुड करंट ईयर वुड बी कंसीडर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सैलरी रिलेटेड नहीं, सैलरी कोर्ट में चल रही है। वैसे भी अकाउंटिंग पॉलिसी तो खाली 2-4 चीज़ें होती हैं, और बताया मैंने आपको डेप्थ मेथड में जब भी, हाँ प्राइवेट एरर हो सकता है। क्या केस है, क्या केस है, केस समझो। सैलरी डिस्प्यूट में है, ओके, सैलरी डिस्प्यूट में चल रही है, केस चल रहा है, और बाद में केस का निवारण हो गया। और मैनेजमेंट ने पहले एस्टीमेट लगाया कि मेरा केस मेरे फेवर में आएगा, मेरे को नहीं Right. करना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर कब होता है कि हमको पहले से पता था देना है और हम नहीं दे रहे हैं, तो उसको एरर बोलते हैं। एरर पहले से पता था देना है, लेकिन हमने या तो छुपाया या तो मिस्टेक कर दी। मैनेजमेंट ने एस्टीमेट गलत किया, जजमेंट गलत ये तो जजमेंट गलत लगाया है, ये तो क्लियर एस्टिमेशन है। तो फर्स्ट केस में अकाउंटिंग एस्टिमेशन, पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं है। पॉलिसी तो खाली आप इतना ही याद रखो, पॉलिसी एकदम जब आपको देखे कॉस्ट वैल्यूएशन, रेवोल्यूशन वैल्यूएशन, या फिर FIFO मेथड, वेटेड मेथड, ये सब वाली तो ही आप लगाओ। सेकंड वाले में रहा है प्राइवेट आइटम, PPI, प्राइवेट आइटम एरर में जाएगा ना, एरर में जाएगा। प्राइवेट आइटम है और ये हमारा एरर माना जाएगा, ठीक है। थर्ड में एस्टिमेट, तो मिस्टेक है, मिस्टेक है तो एरर है, मिस्टेक है तो एरर है। एरर पूरा
और लास्ट वाले में ड्यू टू मिस्टेक ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। मतलब ये एरर ही माना जाएगा और एस्टिमेशन चेंज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी एरर हो जाएगा। ये सब आधा आधा ना सर? जहाँ गड़बड़ हुई है वहाँ पे आधा। अच्छा, इतना ही लिखा तूने बस? तो करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन इंडिया सीट का पहले लिखा है, इंडिया सेट करें पर लिखना, और इसमें यहाँ पे एनालाइज मांगा है, एनालिसिस करने को मांगा है। नहीं ऐसे नहीं तो वो उसने खाली आइडेंटिफाई सिचुएशन आइडेंटिफाई करने यू आर बोला। रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फॉलोइंग। एनालाइज लिखा तो बेटा, एडवाइस वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रायर पीरियड एरर और चेंज। सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखना चाहिए, रीजन भी लिखना चाहिए और मैंने एक्सपेंस भी लिखना मैंने वैसे लिखा है, मतलब मैनेजमेंट एस्टिमेटेड दैट एरियाज ऑफ सैलरी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग। चाहिए। यस, लास्ट में अकाउंटिंग एस्टिमेशन नहीं है बेटा, एरर है, अकाउंटिंग एस्टिमेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को पता था लास्ट में। भाग्यश्री, ठीक है, हमारी गलती रही रेत बेटा, हमारी गलती रही तो वो एरर माना जाएगा, जिसको प्रायर पीरियड आइटम बोल के हम एरर दिखा देंगे। बराबर है। नाउ फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पूरा पेपर एनालिसिस। एक बार चेक कर लीजिए कितने मार्क्स आए हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द मार्क्स। तो सेल्फ टेस्ट चेक करने का तरीका, जो अपन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं, अभी आपने पेपर लिखा और फटाक से आपके सामने चेक हो गया है, इससे बढ़िया बात क्या होगी। बराबर है। कितने कितने मार्क्स आ गए, मार्क्स शेयर कर दो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कितने कितने मार्क्स मिल गए हैं? अंश को मिले हैं 74, अतुल को कितने मिले हैं? 72 अतुल को। और इसमें ताई मेरे ख्याल से तो 2 क्वेश्चन अगर वो रॉन्ग नहीं करता तो तेरे को 90 भी क्रॉस हो जाता मतलब है। मेरे जो भी मार्क्स गए हैं ना वो सिली मिस्टेक्स में इसलिए मिस्टेक में गए, नहीं तो 90 भी क्रॉस हो जाते हैं। सर वो वाला अगर मैं 150 120 नहीं वो ये करता काव वाला इसका थोड़ा सा होगा, नहीं तो ये और आगे निकल जाते हैं। काऊ वाला और नहीं करता तो उसमें तेरे 8 मार्क्स बराबर कर जाते हैं। 10 था कि 8 का था वो? वो आज का हाँ, तो 80 क्रॉस ही हमारा कर ही देता है, 80 तो हो जाते हैं, राइट। और रोहित, कहीं ना कहीं तूने जो मिस्टेक की है तेरे को पता है, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है बेटा, और एक चीज़ पे अपन जब फोकस करें तो एक चीज़ पे फोकस रखो। बराबर। यस भाग्यश्री, 53 मार्क्स, गुड बेटा। लेकिन आपको समझ आ गया ना, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे ही अभी आप एक एक पेपर और लिखना फ्रेंड्स, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। वो एक एक पेपर कौन सा लिखोगे? ICI का मॉक टेस्ट जो आया है वो लिख दो, या आपको लगता है कि कहीं से और कोई पेपर है वो लिख दो। अदरवाइज पेपर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर देता हूँ एक, ठीक है। लेकिन आपको ही करना है, आपको ही चेक करना है। मैं पेपर मेरे इस पर डाल देगा, ऐप पे चलेगा। पेपर डाल देता है बना के, तो पेपर आपको बाद में सजेशन आंसर भी डाल देगा, सो दैट आपको चेक भी कर सकते हो। लेकिन करना आपको खुद को, या ग्रुप में डाल देता हूँ, चलो ग्रुप में डाल देता हूँ, ऐप की वजह ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक एक टेस्ट और लिखेंगे, जिससे 101% मास्टरी हो जाए, और इस बार 80+ स्कोर करना है, जो आपको मैंने फर्स्ट डे प्रॉमिस किया था, और एंड में भी फुलफिल होगा। बराबर। 80+ क्रॉस करने का ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम एलिजिबल हो और तुमको समझ आ चुका है, और पेपर तुम चेक कर रहे हो खुद, तुमको ये भी पता चल रहा है मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, और यही एग्जाम मेरा सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय, वेलकम बेटा। ये कभी लिखोगे? 29 को AFM का लिख देंगे सर। सर आपके साथ, और हाँ ठीक है, तो मैं बता देता हूँ डेट कौन सी लिख लेते हैं अपन। हाँ, 3 ज़्यादा